अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने लगे हैं वो बेसिकली आज दो टॉपिक स्टडी करने थे। पार्ट वन इस लेक्चर का होगा रिकॉर्ड डेटा टाइप के लिए और पार्ट टू हमारा होगा फॉर टेक्स्ट फाइल्स। शुरू हम करेंगे रिकॉर्ड डेटा टाइप से। पेपर टू रिकॉर्ड डेटा टाइप। अच्छा, रिकॉर्ड डेटा टाइप आपके पास क्या होती है इस चीज़ को पहले स्टडी कर लेते हैं। रिकॉर्ड डेटा टाइप आपके पास एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। अच्छा, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप का क्या मतलब है कि बेसिकली आपके पास जो डेटा टाइप्स होती हैं इनकी आपके पास बेसिकली दो किस्में होती हैं। एक आपके पास होती है प्रिमिटिव और एक आपके पास होती है यूज़र डिफाइंड। जो हैं A2 के स्टूडेंट्स हैं, जो कंपोजिट के स्टूडेंट्स हैं, मतलब वो समझते होंगे कि ये क्या बात हो रही है। प्रिमिटिव का मतलब है जो पहले से एग्जिस्ट करती हैं आपके पास, जिसमें से कि आपके पास स्ट्रिंग्स मौजूद हैं, आपके पास इंटीजर्स मौजूद हैं, आपके पास डेट डेटा टाइप मौजूद है। इस तरह की जो डेटा टाइप्स हैं वो आपके पास प्रिमिटिव कहलाती हैं, जो कि पहले से मौजूद हैं सिस्टम के अंदर। जबकि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स होती हैं जो कि यूज़र अपने लिए बनाता है। ये आपके पास एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है व्हिच इज़ क्रिएटेड with reference to already existing data types। जो डेटा टाइप्स पहले से एग्जिस्ट करती हैं ये उसके रेफरेंस से जो है यहाँ पर आपके पास नई डेटा टाइप्स बनाई जाती हैं रिकॉर्ड डेटा टाइप में। अच्छा, अब होता क्या है रिकॉर्ड डेटा टाइप का आपको फ़ायदा, वो ये कि आपके पास रिकॉर्ड डेटा टाइप और एरेज में क्या फ़र्क था, वो चीज़ हमें जो है हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, मैं सिर्फ वैसे बता देता हूँ कि बेसिकली एरेज पाबंद थी एक डेटा टाइप की। हम मल्टीपल डेटा वैल्यूज ऑफ द सेम डेटा टाइप अंडर सिंगल आइडेंटिफायर स्टोर कर रहे थे एरेज के अंदर। हमारे पास रिकॉर्ड डेटा टाइप में क्या होता है कि इट कैन स्टोर अ डिफाइंड नंबर ऑफ डेटा आइटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट डेटा टाइप अंडर अ सिंगल आइडेंटिफायर। सिंगल आइडेंटिफायर या सिंगल वेरिएबल के नाम के अंडर जो है हम एक से ज़्यादा डेटा वैल्यूज चाहे सेम डेटा टाइप की या सिंगल डिफरेंट डेटा टाइप की हम स्टोर कर पाते हैं। एरेज में हम पाबंद थे कि हम सिर्फ यहाँ पर एक ही टाइप की डेटा टाइप यूज़ कर रहे थे, जबकि यहाँ पर एरे में मैं बता रहा हूँ ना कि एरे में फ़र्क ये कि एरे में आपके पास एक डेटा टाइप थी। एरे में हमारे पास एक डेटा टाइप थी। रिकॉर्ड में हमारे पास एक से ज़्यादा डेटा टाइप्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसके अंदर बात करते हैं कि हम एरे रिकॉर्ड के डिक्लेरेशन की बात करें। एक सेकेंड, इधर अगर हम बात करें अपने पास डिक्लेयरिंग रिकॉर्ड की, एक रिकॉर्ड हमारे पास डिक्लेयर किस तरह से किया जाता है। हमारे पास यहाँ पे लिखा जाता है सबसे पहले टाइप, कोई भी उसका नाम रख लें। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे रख लेते हैं एम्प्लॉय। एम्प्लॉय हमने उसका नाम रख लिया। उसके बाद अब हम इसके अंदर डिफरेंट उसके एट्रीब्यूट्स डिक्लेयर करेंगे। ये चीज़ें मैं जिसके अंदर लिख रहा हूँ इसको एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। इसके अंदर हम लिख लेते हैं डिक्लेयर नेम एज स्ट्रिंग, डिक्लेयर एम्प्लॉय की और क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है, उसकी एज हो सकती है। एज उसकी क्या होगी हमारे पास, चलें एज रियल कर लेते हैं। इंटीजर है, रियल रख लें, कुछ भी रख लें आप, रियल रख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं अपने पास उसकी आईडी। उसकी आईडी जो है हमारे पास एक इंटीजर आ गई, स्ट्रिंग भी हो सकती थी, इंटीजर भी हो सकती थी, कुछ भी रख सकते हैं। और इसी तरह से डिक्लेयर कर लेते हैं अपने पास
फॉर एग्जांपल उसके ज्वाइनिंग की डेट अंडरस्कोर या डेट ऑफ बर्थ रख लेते हैं शॉर्ट करके, उसकी डेट ऑफ बर्थ रख लेते हैं जो कि उसकी डेट ऑफ बर्थ स्टोर हो रही है एज डेट डेटा टाइप। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक हमारे पास आइडेंटिफायर था यहाँ पर एम्प्लॉय का, उसके अंडर हमने 4 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स नेम, एज, आईडी और डेट ऑफ बर्थ, ये 4 उसके एट्रीब्यूट्स थे। ये एक चीज़ जो होती है ये आपके पास कहलाती है इसका एक एट्रीब्यूट। हमने 4 एट्रीब्यूट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप हमने इसके अंदर स्टोर कर लिए। हम चाहते तो सारे डेटा टाइप सेम भी हो सकती थी इनकी, और हम यहाँ पे चाहते तो डिफरेंट भी की थी। अब इसको एक्सेस कैसे किया जाएगा? इनको एक्सेस करने के लिए हमारे पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने इसको कोई वैल्यूज़ देनी है। इनको अगर हमने वैल्यूज़ देनी है तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे, सबसे पहले हमें कोई एम्प्लॉई डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा टाइप है ना, तो उसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। हम यहाँ पे करेंगे डिक्लेयर लेट्स जस्ट डू दिस ऑल कैप्स एम्प्लॉई, ये डेटा टाइप का नाम है। हमने यहाँ पे एम्प्लॉय डेटा टाइप बनाई हुई है और अब हम डिक्लेयर करेंगे, ये बेसिकली एक डेटा टाइप बन गई, जैसे इंटीजर नेम वगैरह सारे, सॉरी इंटीजर स्ट्रिंग वगैरह आपके पास डेटा टाइप थे, जैसे ये भी एक डेटा टाइप बन गई है आपके पास। इधर हम डिक्लेयर कर लेते हैं अपने पास एम्प्लॉय वन एज एम्प्लॉय। अब ये हमारे पास एम्प्लॉय वन बन गया। अब अगर हमें इसको कोई वैल्यू असाइन करनी हो, तो इसको वैल्यू असाइन की जाएगी कि हम इसके चारों एट्रीब्यूट्स को कोई वैल्यू देंगे। ये जो चारों एट्रीब्यूट्स हैं इनको कोई ना कोई हमें वैल्यू देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है हम यहाँ पर रख लेते हैं एम्प्लॉय वन डॉट नेम। इससे क्या होगा कि उसका नेम सेट हो सकता है। फॉर एग्जांपल उसका नाम हम रख लेते हैं यहाँ पर अहमद। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हमने उसका नाम रख लिया यहाँ पर अहमद। उसके बाद हम रख लेते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय वन डॉट, उसकी क्या थी हमारे पास, एज, आई डी, डी ओ बी। उसकी एज हमने यहाँ पे सेट कर दी एज 27। अच्छा, रियल थी तो 27.0 आएगी। उसके बाद थे हमारे पास एम्प्लॉय वन डॉट आई डी 7070, हमने उसकी आईडी रख दी। और उसके बाद आ जाएगी हमारे पास एम्प्लॉय वन डॉट डेट ऑफ बर्थ, हम सेट कर देते हैं यहाँ पर 0807 पहले क्या थी 1999। ठीक है, ये हमने उसके 4 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को वैल्यूज असाइन कर दी। इस तरह से यहाँ पे ये बात याद रखने की है कि कोई एट्रीब्यूट ब्लैंक नहीं छोड़ा जा सकता। नो एट्रीब्यूट नो एट्रीब्यूट कैन बी लेफ्ट अनडिफाइंड। कोई भी एट्रीब्यूट जो है अनडिफाइंड छोड़ा नहीं जा सकता। जब भी आपने कोई डेटा टाइप बनाई है और आप उसके अंदर वैल्यू सेव करना चाह रहे हैं, तो आप बेसिकली उसकी सारी वैल्यूज़ को सेव करते हैं। जब भी आपने एक वेरिएबल बनाया और आप उसके अंदर वैल्यूज़ डालना चाहते हैं, तो यह बात आपके लिए लाजमी है कि आप उसके सारे एट्रीब्यूट्स के अंदर वैल्यूज़ डाल रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एट्रीब्यूट आप उस टाइम पर खाली छोड़ दें। हाँ, खाली छोड़ने से मुराद ये है कि आप जैसे स्ट्रिंग है तो ब्लैंक स्ट्रिंग डाल सकते हैं। एज की आईडी 0.0, आईडी की वैल्यू 0, और डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो है आप एक ऐसी इनवैलिड एज डाल दें जो कि ऑफ कोर्स एग्जिस्ट ना करती हो, 1800 1700 की डेट डाल दें, तो वो चीज़ करना पॉसिबल होगी आपके लिए। लेकिन ब्लैंक नहीं छोड़ा जा सकता, कोई ना कोई वैल्यू उसके अंदर एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। इसी तरह से अगर हमने कोई एट्रीब्यूट यहाँ पर आउटपुट करना हो, कोई इनपुट आउटपुट का काम करना हो, तो इनपुट हम ले सकते हैं इस तरह से, इनपुट एम्प्लॉय वन डॉट नेम। इस तरह से इनपुट लेना बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से अगर हमने आउटपुट लेना हो, तो हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉय वन डॉट नेम करेंगे तो उसका नेम आउटपुट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप ये लिखते हो कि आप यहाँ पे लिखो
आउटपुट एम्प्लॉय 1 डॉट, अच्छा आप खाली एम्प्लॉय 1 लिख दो, ये गलत होगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे कोई ऐसा एट्रीब्यूट लिख देते हो जो एग्जिस्ट ही ना करता हो, एम्प्लॉय 1 डॉट लास्ट नेम लिख देते हो अगर आप, तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये गलत होंगे। इसकी वजह क्या है, क्योंकि इधर आपने कोई इसका एट्रीब्यूट ही मेंशन नहीं किया कि कौन सा है। आपको एट्रीब्यूट मेंशन करना जरूरी है जब आप आउटपुट कर रहे हो, इसी तरह इनपुट लेते हुए भी जरूरी है। और यहाँ पर आपने वो एट्रीब्यूट मेंशन किया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस तरह की चीज़ का इनपुट आउटपुट या उसकी वैल्यू असाइनमेंट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो पहले से डिक्लेयर नहीं किया गया था। कोई भी कैसा एट्रीब्यूट बीच में बाद में ऐड नहीं किया जा सकता जो आपने इनिशियली डिक्लेयर ना किया हो। इनपुट सीक्वेंस में होगा, लाइक डेटाबेस सीक्वेंस में होना ज़रूरी नहीं है, किसी भी सीक्वेंस में लिया जा सकता है। इवन डेटाबेसेस में, हाँ डेटाबेसेस में तो खैर ज़रूरी होता है, वो आप मेंशन करते हो, ऊपर इधर सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है। इधर बस इस तरह से कि आपने लिख दिया ना कि कौन सी चीज़ को वैल्यू साइन कर रहे हो, तो आप किसी भी चीज़ को कर सकते हो, द सीक्वेंस डज नॉट मैटर। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ जो समझने की वो ये है कि हमने इससे बात की थी कि आपके पास तमाम रिकॉर्ड्स इनिशियलाइज होने ज़रूरी हैं। आपके पास जो तमाम रिकॉर्ड्स हैं, ऑल एट्रीब्यूट्स इन अ रिकॉर्ड, ये कहना चाहिए एनी एट्रीब्यूट कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। आप ब्लैंक नहीं छोड़ते हो। अच्छा, कोई अनडिफाइंड है या कुछ से, तो उसको आप किसी से रिप्रेजेंट करोगे। आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपको गिवन हो कोई स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के केस में क्या कर सकते हो कि आप जो हो बेसिकली यहाँ पर असाइन कर दो, कोई ब्लैंक स्ट्रिंग दे दो इसको, या कोई आप इसमें एक ऐसा करेक्टर डाल दो जो अकर ना होता हो वैसे डाटा में, या कोई भी ऐसे क्या कहते हैं सिंगल करेक्टर डाल दो, सिंगल यूनिक करेक्टर, जिससे ये आइडेंटिफाई हो जाए कि ये इन यूज नहीं है। आपको इसके साथ छोड़ना पड़ता है। सेम केस जो है आपके पास इंटीजर और रियल का भी है, कि इंटीजर या रियल वैल्यू जो है उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए या तो आप यहाँ पे 0 डाल दो, या -1 डाल दो, या कोई भी ऐसी वैल्यू जो आउट ऑफ रेंज वैल्यू, आउट ऑफ रेंज वैल्यू कोई भी आप डाल दो, ताकि पता चल जाए कि ये एट्रीब्यूट इन यूज नहीं है। इसी तरह से अगर हम डेट की बात करते हैं, तो डेट किस तरह से करेंगे कि किसी भी डेट को अगर हमने सेट करना है जो कि इन यूज नहीं है, इसके लिए आप बेसिकली कोई वेरी ओल्ड डेट, कोई बहुत ही पुरानी डेट, फॉर एग्जांपल ये जो है जो सिस्टम में सपोर्टेड हो, लाइक अगर आप यहाँ पे 1800 की डेट डाल देते हो, तो ठीक है से पता चल जाएगा कि ये इन यूज नहीं है। फॉर एग्जांपल किसी बंदे की डेट ऑफ बर्थ है, तो आप 1900 की डेट ऑफ बर्थ डाल दो, लाइक 1 जनवरी ईयर 1900, वेरी लाइक बंदा जिंदा ही नहीं होगा फिर इस टाइम पर, तो उससे पता चल जाएगा कि ये जो डेट है ये इन यूज नहीं है। इसी तरह से आपके पास करेंसी डेटा टाइप आ जाती है। करेंसी के अंदर भी आपके पास यही होगा कि आप करेंसी जो है बेसिकली सेट कर दो 0 पर, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये वैल्यू इन यूज नहीं है। इसके अलावा कौन कौन सी रह जाती है, स्ट्रिंग कर दिया, करेक्टर के लिए भी आप ये कर सकते हो, करेक्टर के लिए ब्लैंक करेक्टर डाल दो, स्पेशल करेक्टर डाल दो, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। और बाकी रह गई आपके पास बूलियन, तो बूलियन के अंदर एक मजबूरी है कि आप नहीं कर सकते कुछ, इसलिए आपको उसको या ट्रू या फॉल्स पे रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी कोई थर्ड पॉसिबल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। अच्छा, ये जो चीज़ हो गई कि ये बेसिकली क्वेश्चन में इस्तेमाल होगी, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर आपको समझ आएगा कि मैंने ये चीज़ क्यों समझाई। अब हम बात करते हैं आपके रिकॉर्ड्स का एरे में यूज़ ऑफ एरे, यूज़ ऑफ रिकॉर्ड्स एरे, यूज़ ऑफ रिकॉर्ड्स इन एरे। एरेज में हमारे पास किस तरह से यूज़ होते हैं, देखो हमने यहाँ पर अगर कोई बनानी हो एरे, 2D एरे है, अगर हमने कोई मल्टीपल डेटा स्टोर करना हो एरे के अंदर, एक सेकेंड, अच्छा, और इसके हमारे पास हों एक, अभी आप लोगों ने देखा था कि जब हमने ये डेटा ऊपर जो बनाया है, इसके अंदर हमारे पास नेम, एज, आईडी और डेट ऑफ बर्थ है। हमारे पास एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, हमारे पास एट्रीब्यूट है नेम का, एज का, आईडी का
और हमारे पास मौजूद है डेट ऑफ बर्थ का। ये एक 2D अरे बनाई गई है जिसके अंदर के आपके पास 1 2 3 4 इंडेक्सेस मौजूद हैं। फर्दर मजीद इंडेक्सेस एग्जिस्ट करते हैं जबकि कॉलम्स 1 2 3 और 4 की सूरत में मौजूद हैं। अब अगर हमने इसमें डेटा वैल्यू स्टोर करनी हो तो आपको तो पता है कि एरे की एक ही डेटा टाइप हो सकती है, ठीक है। ओनली वन डेटा टाइप इज अलाउड, ओनली वन डेटा टाइप। अब आप देखें कि आपको क्या करना पड़ेगा मजबूरन, क्योंकि बात ये नजर आ रही है कि नेम्स मौजूद हैं तो नेम तो स्ट्रिंग ही हो सकता है, तो इसलिए आप इसको कहते हैं अहमद, यहाँ पे कर देंगे। अब बाकी सारे एट्रीब्यूट्स क्या करेंगे, आपको एज भी जो है 27 जो है वो एज स्ट्रिंग डालनी पड़ेगी, उसकी आईडी भी जो है आपको डालनी पड़ेगी एज स्ट्रिंग, और डेट ऑफ बर्थ भी जो है उसकी 08/05/1999 ये आपको एज स्ट्रिंग डालनी पड़ी। अब देखो जब इससे डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ रहा है आपको 2D अरे से, तो कितना मुश्किल काम है। इसको आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो सबसे पहले तो आपको जो ये वाली चीज़ें हैं, जो एज थी, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू इंटीजर, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू इंटीजर, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू डेट। ये तो स्ट्रिंग लिखी हुई है, स्ट्रिंग से डेट पता है कैसे निकाली जाती है? स्ट्रिंग से डेट निकालने का मैं साइड पे चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आपके पास यहाँ पर गिवन होती ये डेट 05/1999, ये आपको इस पे गिवन है, ये पता है कैसे आप कन्वर्ट करते हैं इनटू एसटीआर? इसकी कन्वर्जन जो है आपके पास, ये वैसे तो फाइल्स में मैं डिटेल समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे सिर्फ समझो कि कैसे होता है। इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले स्ट्रिंग स्लाइसिंग यूज़ करनी पड़ती है। पहली आपको ये वाले निकालना पड़ेगा, 08 सेपरेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये 05 आपको सेपरेट निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये 1999 आपको सेपरेट निकालना, स्ट्रिंग कटिंग करके लेफ्ट राइट मिड वगैरह यूज़ करके आपको निकालने पड़ेंगे। ये 3 स्ट्रिंग आ गए, इन तीनों के ऊपर जो है आप यूज़ करेंगे यहाँ पर str2 नाम, इन तीनों के ऊपर जो है आपके पास str2 नाम लगता है और आप तीनों की वैल्यूज़ निकालते हो, और उसके बाद फिर आप सेट डेट के फंक्शन को आप ये 3 वैल्यूज़ पास करोगे, फिर जाकर ये आपके पास डेट वापस एक्सट्रैक्ट होती है। ये टेक्स्ट फाइल से 1-2 क्वेश्चन में ये चीज़ आ चुकी हुई है, लेकिन द पॉइंट हियर इज़ कि ये काम खासा मुश्किल है हमारे पास एरेज में से करना, कि अगर हमने एरेज के अंदर एम्प्लॉय का डाटा स्टोर करना हो तो ये 4 एट्रीब्यूट स्टोर करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहे हैं, और इससे काफ़ी ज़्यादा डाटा एग्जिस्ट करता है एम्प्लॉय के बारे में, जब ये 4 वैल्यूज तो नहीं होती, खासा मुश्किल काम है। तो ना कि ये कि हम जो है यहाँ पर एक 2D एरे यूज़ कर रहे हों, हम एक 1D एरे विद रिकॉर्ड यूज़ कर लें। 1D एरे विद रिकॉर्ड का क्या फ़ायदा होगा, इसको समझो। 1D एरे विद रिकॉर्ड, लेकिन हम इस पर रिकॉर्ड इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा हमारे पास, कि अगर हमारे पास यहाँ पर ये एरे बनी हुई है, ठीक है, और इसके डिफरेंट इंडेक्सेस आपके पास ये मौजूद हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और फिर ये आगे जो है ये एरे कंटिन्यू कर रही है जितने भी इंडेक्स मौजूद हैं, ये इसकी 1 2 3 एंड सो ऑन जो है इसकी इंडेक्स चल रही है। अब इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, इसके अंदर बेसिकली सीन ये होगा कि हर एक इंडेक्स को जब आप रिकॉर्ड स्टोर करते हो ना, तो हर एक इंडेक्स जो होती है वो अपने सब पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, यानी कि इसके अंदर जो है आपके पास फर्दर डिविजन्स बन जाती हैं जब आप रिकॉर्ड टाइप स्टोर करते हो। रिकॉर्ड टाइप स्टोर करने की सूरत में क्या होता है आपके पास, कि आपके पास फर्स्ट एट्रीब्यूट जो है यहाँ पर नेम था उसका, उसकी एज थी, उसकी आईडी थी, उसकी डेट ऑफ बर्थ थी, ये चारों की चारों एक इंडेक्स पे स्टोर हो गई, और आपके पास जो आपके अगले कॉलम्स हैं उसके अंदर भी यही होगा कि ये अपने पास फर्दर डिवाइड हो जाएंगी इनटू 4 हिस्सों में, और आपके पास यहाँ पर आ जाएगा नेम, सॉरी, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा नेम, एज, आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ। ये इस तरह से चलेगा। अब इसका फ़ायदा क्या हो रहा है, इसका फ़ायदा आपको यहाँ पर ये हो रहा है कि आपके पास यहाँ पर ये जो एरे थी, ये अपने पास इस हिस्से में इस सिंगल इंडेक्स के अंदर अब 4 डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर कर पा रही है। पहले क्या था कि पहले सारे के सारे स्ट्रिंग थे ना, अब डेट जो है वो डेट फॉर्मेट में पड़ी होगी इसके अंदर,
जो एज है वो इंटीजर की तरह ही होगी और नेम जो है वो स्ट्रिंग की तरह होगा। अब आपको किसी भी डेटा टाइप कन्वर्जन की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। हर इंडेक्स में जो है वो अपनी ओरिजिनल डेटा टाइप के अंदर सारा डेटा मौजूद है। ठीक हो गया। अब इसको एक्सेस कैसे करते हैं, इसकी डिक्लेरेशन और इसके एक्सेस करने के वगैरह का क्या तरीकाकार है वो डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर। देखो आपके पास सबसे पहले क्या होगा कि आप यहाँ पर उसको डिक्लेयर करोगे, डिक्लेयर फॉर एग्जांपल एरे का नाम हम रख लेते हैं ऑफिस। ऑफिस का नाम है हमारे पास, बेसिकली ये एरे है 1 to 25 ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय डेटा टाइप की हमारे पास ये एरे है जिसके अंदर के 25 डिफरेंट एम्प्लॉयज़ का डेटा स्टोर हो सकता है। अब इसके अंदर किसी भी वैल्यू को आपने कोई असाइन करना हो, कोई वैल्यू कैसे किया जाएगा? आपने यहाँ पर ये जो एम्प्लॉय 1 ऊपर बनाया था, ये जो ऊपर आपने एम्प्लॉय 1 बनाया था, इसको स्टोर पता है कैसे किया जाएगा एरे के अंदर? सिंपली आप यहाँ पे लिखोगे अपने पास ऑफिस, जो एरे का नाम है, और उसकी जौन सी इंडेक्स पे आप स्टोर करना चाहते हो उसके ऊपर जाके आप एरो साइन करोगे यहाँ पर, और आप यहाँ पर स्टोर कर दोगे एम्प्लॉय 1 वेरिएबल। डायरेक्टली वहाँ पर जाकर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय को डाटा एक्सेस करना चाहते हो, तो अगर आपके पास कोई ऑफिस की थर्ड इंडेक्स पे जो एम्प्लॉय है, डॉट, आप जो है क्या कहते हैं डॉट नोटेशन के थ्रू इसका फॉर एग्जांपल नेम जो है, इसको कोई भी वैल्यू आप असाइन कर सकते हो। तो इससे होगा ये कि जो इंडेक्स नंबर 3 पर जो एम्प्लॉय स्टोर था उसके नेम को सारा वैल्यू साइन हो जाएगी। और इसी तरह से इस चीज़ को आप लूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो कि अगर आप यहाँ पे एक लूप लगा लेते हो अपने पास फॉर काउंट 1 to 25, 1 to 25 का आप यहाँ पे लूप लगाते हो, और यहाँ पर आप लिख लेते हो अपने पास आउटपुट ऑफिस काउंट डॉट नेम आउटपुट ऑफिस काउंट डॉट फॉर एग्जांपल उसकी एज। आप ये दोनों लिख लेते हो और नेक्स्ट राउंड पे चले जाते हो। तो इससे होगा क्या कि आपके पास एक लूप के अंदर हर एम्प्लॉय का नेम और एज आउटपुट होना शुरू हो जाएंगे, जिसमें 1 से लेकर 25 तक जितनी इंडेक्सेस हैं सबके यहाँ पर जो है आप नेम आउटपुट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर अगर आपके पास कोई ब्लैंक स्लॉट्स हैं, तो ब्लैंक स्लॉट्स आपने कैसे सेट किया होगा? उसका नेम एलिमेंट फॉर एग्जांपल सेट हुआ होगा ब्लैंक को, तो वो कंडीशन भी लगा सकते हो यहाँ पर आप। वो कंडीशन कैसे लगेगी? वो कंडीशन यहाँ पर इस तरह से लगेगी कि आप यहाँ पे लाइन को नीचे मूव कर लोगे एक लाइन, और यहाँ पर बेसिकली लिखा जाएगा, पेस्ट करिए, यहाँ पे लिखा जाएगा कि इफ़ ऑफिस काउंट डॉट नेम इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक स्ट्रिंग, देन, क्योंकि आपने अगर उसे ब्लैंक स्ट्रिंग रखा हुआ है तो उसका मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय का डेटा एग्जिस्ट नहीं करता। तो उस तरह से भी आप इसको चेक करके आउटपुट करवा सकते हो। इससे आपको पता चल जाएगा कि जो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता वो आउटपुट ना हो रहा हो। ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन इसका किसी के पास? इतने थोड़े लोग क्यों आए आज? शायद की बातें कल तो ज़्यादा थे, कल शायद टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अच्छा, यार ये तो आपका थ्योरेटिकल पार्ट हो गया ऑफ। जी जी। नहीं, वो ग्लिच कर जाएगा, डॉट लगाना ज़रूरी है। आउटपुट करते हुए डॉट का इंडिविजुअली लिखना पड़ेगा। सिर्फ ये इस तरह से जो असाइनमेंट हो रही है ना, जिसमें पूरे एम्प्लॉय डेटा एक दफ़ा स्टोर्ड है एक वेरिएबल में, एम्प्लॉय 1 जो है ऊपर डिक्लेयर्ड था, इस वजह से सिर्फ ये पॉसिबल था। वरना आपको देखो ना, अगर कोई एम्प्लॉय पहले से नहीं डिक्लेयर्ड था तो फिर आपको मैनुअली हर एक को साइन करना पड़ेगा। इनपुट एंड आउटपुट आपको मैनुअली साइन करना पड़ेगा।
ये बात मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है कि डायरेक्टली आप नहीं कर सकते सारा कुछ आउटपुट। जी 1D अरे में तो एक ही डेटा टाइप आ सकता है ना। 1D अरे के अंदर डेटा टाइप भला कौन सा है? 1D अरे के अंदर जो डेटा टाइप है इसके ऊपर स्टोर्ड है वो एम्प्लॉय डेटा टाइप है। हमने ये डेटा टाइप बना ली ना। ये डेटा टाइप एम्प्लॉय में स्टोर्ड है और ये डेटा टाइप बजाते खुद 4 डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। ये बात है असल में सारी कि जो रिकॉर्ड डेटा टाइप थी वो हमने डेटा टाइप बना ली है, उसकी हमने अरे बना ली। अरे के नेचर के अंदर, अरे के ज़ेन में अभी तक ये बात है कि मेरे अंदर एक ही डेटा टाइप मौजूद है एम्प्लॉय। लेकिन जो एम्प्लॉय डेटा टाइप है वो खुद से फर्दर 4 डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकता है। ये स्टोरी है। नहीं मतलब जितना मर्जी आप कर सकते हैं, जितने मर्जी एट्रीब्यूट्स बनाएं, जितने मर्जी डेटा टाइप्स रखें। उस मैं सिर्फ इस स्पेसिफिक केस में समझा रहा था। ठीक हो गया। अच्छा अब जो है हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट रहता है जो कि ये तो फर्स्ट पार्ट था और रिकॉर्ड डेटा टाइप्स की इतने ही थ्योरेटिकल पार्ट है। टॉपिकल की तरफ हम इसके जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम डिस्कस करने अपने पास आज का दूसरा टॉपिक विच इज़ टेक्स्ट फाइल। ग्रुप में लिख दूंगे या आ जाए, सॉरी, टेक्स्ट फाइल। अच्छा अब हमारे पास टेक्स्ट फाइल्स में क्या हो रहा होता है? पेपर टू टेक्स्ट फाइल्स। टेक्स्ट फाइल्स जो होती हैं बेसिकली ये आपके पास किस लिए यूज़ होती हैं, इनका पर्पस क्या होता है? पर्पस इनका ये होता है टू स्टोर एंटर डेटा, टू स्टोर डेटा एंटर्ड बाय द यूज़र। ऐसा डेटा जो कि यूज़र की तरफ से एंटर किया गया हो, और टू स्टोर डेटा विच विल बी लेटर एक्सेस्ड बाय द यूज़र। जो डेटा यूज़र को दिखाना होता है या जो डेटा यूज़र खुद के लिए स्टोर करता है वो अपने पास टेक्स्ट फाइल में स्टोर करता है। याद रखिए इसके अलावा एक और डेटा आपके पास फाइल्स होती हैं विच आर कॉल्ड एज योर बाइनरी फाइल्स। बाइनरी फाइल्स जैसे पेपर 3 का कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसपे वो डेटा स्टोर होता है जो कंप्यूटर अपने लिए रखता है, जो उसने इंसान को दिखाना है टेक्स्ट फाइल में स्टोर करता है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा समझने की बात है ना वो कोई कोड नहीं है, इसका कोड इसका बहुत ही सिंपल सा होता है, लेकिन जो समझने की बात है वो इसका स्ट्रक्चर और वर्किंग है। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ टेक्स्ट फाइल के ऊपर। स्ट्रक्चर ऑफ टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल का हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये याद रखने की है कि इट कैन ओनली स्टोर स्ट्रिंग डेटा टाइप। इट कैन ओनली स्टोर, ये कैपिटल कर दूंगा, ओनली स्टोर स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप के अलावा कोई दूसरी डेटा टाइप जो है इसके अंदर स्टोर नहीं हो सकती। दूसरी बात जो समझने की ये है कि पॉसिबल लेंथ ऑफ अ लाइन, पॉसिबल लेंथ ऑफ अ लाइन इज इनफिनिट। कोई मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर्स नहीं होते कि एक लाइन इतने की होगी। आप अगर फॉर एग्जांपल एक ही प्रेस करके टेक्स्ट फाइल में लिख रहे हैं ना, तो वो एक ही लाइन में लिखी चली जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि वो किसी भी टाइम पर आके अगले लाइन के ऊपर आ जाए। वो आपने लिखना शुरू किया तो वो एक ही लाइन के ऊपर टक 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 लिखता चला जाएगा, वो कभी भी नहीं रुकेगा कि आप अगले लाइन पे चले जाएं, जब तक कि आप खुद से अगले लाइन पे ऊपर लेकर नहीं जाते। वो एक लाइन की जो लेंथ होती है वो आपके पास इन्फिनिट होती है। दूसरी बात ये होती है कि आपके पास पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ लाइन्स इज इनफिनिट। कोई हद नहीं होती कि कितनी उसमें लाइन स्टोर हो सकती है टेक्स्ट फाइल के अंदर। एक टेक्स्ट फाइल के अंदर जितनी मर्जी लाइंस आप स्टोर करना चाहें उतनी ज़्यादा लाइंस उसके अंदर स्टोर हो सकती हैं। ऑल्दो ये जो दोनों बातें लिखी गई हैं, ये दोनों बातें हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड होती हैं कंप्यूटर की स्टोरेज के ऊपर। जैसे कंप्यूटर की स्टोरेज खत्म हो जाएगी तो ऑफकोर्स तब तो आप नहीं स्टोर कर सकते मजीद अल्फ़ाबेट्स या लाइन। लेकिन इसका हरगिज़ कोई इस बात से ताल्लुक नहीं, क्योंकि सूडो कोड के अंदर तो हम कंप्यूटर की स्टोरेज नहीं देख रहे होते।
तो इसलिए ये दोनों चीज़ें जो हैं ये पॉसिबल होती हैं कि आपकी लाइन की लेंथ भी इन्फिनिट होगी और टेक्स्ट फाइल के अंदर टोटल नंबर ऑफ लाइंस भी इन्फिनिट होंगी। लेकिन एक और बात समझने की बात यहाँ पे ये भी है कि जनरली द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ अ फाइल आर अननोन। आपको मेजॉरिटी ऑफ टाइम जब एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ लाइंस अननोन होगी, हमें नहीं पता होगा कि उसमें कितनी लाइंस लिखी हुई हैं। तो इसलिए इसके लिए एक तो वाइल एंड ऑफ फाइल का इस्तेमाल किया जाता है, दूसरी बात ये होती है कि हम इसके अंदर एक एल्गोरिथम होता है जिसके थ्रू आप लाइंस काउंट कर सकते हैं कितनी है। लेकिन वैसे आपको कभी भी नहीं बताया जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है इन अ टेक्स्ट फाइल। एक और बात समझने की जरूरत यहाँ पे ये है कि अनलाइक एरेज अनलाइक एरेज text files are a permanent storage medium. Text files are a permanent storage. It retains data when the program is rerun or the system shuts down. आपके पास सिस्टम ऑफ हो जाए या प्रोग्राम को रीस्टार्ट किया जाए तो एरेज का डाटा एरेज हो जाता है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। लेकिन टेक्स्ट फाइल्स के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, टेक्स्ट फाइल्स अपना डाटा कायम रखती हैं, बेशक अगर उसके क्या कहते हैं डाटा सॉरी कंप्यूटर को ऑफ कर दिया जाए या प्रोग्राम को रीस्टार्ट कर दिया जाए। एक और बात समझने की ये है कि टू फाइल्स ऑफ द सेम नेम कैन नॉट एग्जिस्ट। दो ऐसी फाइल्स इन द सेम नेम हो एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं इफ अगर फॉर एग्जांपल की बात करते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास फाइल वन डॉट टी एक्स टी एग्जिस्ट। अब क्या होगा कि इफ फाइल वन डॉट टी एक्स टी इज recreated, it overwrites the previous file. The previous file। अब क्या है कि देखो दोनों फाइल का सेम नाम था, हमने यहाँ पे फाइल वन डॉट टी एक्स टी हमारे पास पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, हमने क्या किया कि हमने एक और फाइल वन डॉट टी एक्स टी बनाई। ये जो दूसरी वाली फाइल वन डॉट टी एक्स टी बनाई है ना, ये पिछली वाली को ओवरराइट कर देगी, पिछले वाले का सारा डाटा चला जाएगा और ये नई वाली फाइल का रहेगा। तो इसलिए दो फाइल सेम नाम की कभी ना बनाई जाती हैं, ना ही हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। इस चीज़ को चेक करने के लिए, ठीक करने के लिए आपके पास एक्सेप्शनल हैंडलिंग का कोड होता है, लेकिन एक्सेप्शनल हैंडलिंग आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपके पास A2 के सिलेबस में जाकर आएगी। एज के स्टूडेंट्स को एक्सेप्शनल हैंडलिंग नहीं आती है, लेकिन ये बात पता होनी आपको ज़रूरी है। स्ट्रक्चर ऑफ टेक्स्ट फाइल के बाद आपके पास जो अगली बात आती है वो है आपके पास हाउ टू यूज एंड एक्सेस अ टेक्स्ट फाइल। हाउ टू यूज या एक्सेस टेक्स्ट फाइल को इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये कि जब आपके पास जो है कि कहते हैं फाइल ओपन होती है, व्हेन अ फाइल इज ओपन it should be subsequently closed, or else the program generates an error। आपके पास अगर कोई टेक्स्ट फाइल है और आपने इसको ओपन किया है तो आपको कोड के अंदर उसको क्लोज करना भी लाजमी होगा। अगर आप उसको ओपन करने के बाद क्लोज नहीं करते और प्रोग्राम को रन कर देते हो तो कोड आपका एरर जनरेट कर देगा। अगली बात यहाँ पे आ जाती है कि आपके पास टेक्स्ट फाइल्स को ओपन करने के तीन मोड होते हैं। टेक्स्ट फाइल्स हैव थ्री मोड, तीन मोड्स आपके पास मौजूद हैं। सबसे पहले आपके पास रीड मोड है,
रीड्स डेटा, ये क्या करता है? इट रीड्स डेटा फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग फाइल। उसके बाद आपके पास जो अगला मोड है वो है आपके पास राइट मोड। राइट मोड क्या करता है आपके पास? राइट मोड बेसिकली इट क्रिएट्स एंड राइट्स ऑन, इट क्रिएट्स एंड राइट्स ऑन अ ब्लैंक फाइल, एनी एग्जिस्टिंग फाइल with same name is overwritten। जब आप रीड मोड में राइट मोड में खोलेंगे तो उससे क्या होगा? राइट मोड में होता है कि आपके पास एक फाइल को ये क्रिएट करता है और उसके बाद उस पर डेटा लिखता है। लेकिन ये बात याद है कि कोई एग्जिस्टिंग फाइल उसी नाम की अगर होगी तो ये उसको क्लियर कर देगा। और तीसरा मोड आपके पास होता है अपेंड मोड। अपेंड मोड में हमारे पास क्या होता है कि इट राइट्स डेटा ऑन एन एग्जिस्टिंग फाइल। एक आपके पास ऐसी फाइल जिसके अंदर पहले से डेटा मौजूद है, वो पहले से एग्जिस्ट करती है, तो ये उसके ऊपर ही दोबारा से जो है डेटा लिखने के लिए आपके पास अपेंड मोड इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर कि ये नेक्स्ट अवेलेबल लाइन के ऊपर डेटा लिखना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल पहले से 6 लाइन लिखी हुई है, तो 7वीं लाइन के ऊपर जाकर ये डेटा को लिखना शुरू कर देगा अपेंड मोड। राइट मोड नई फाइल क्रिएट कर देगा, ब्लैंक कर देगा पूरी फाइल को, एग्जिस्टिंग फाइल डिलीट हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी। तो राइट मोड में हमेशा आपको ब्लैंक फाइल मिलती है, अपेंड मोड में एग्जिस्टिंग लाइन्स रहती हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है यहाँ पर अगली चीज़, जब आप कमांड एग्जीक्यूट करते हो अपने पास रीड फाइल या राइट फाइल की, कमांड्स जो जो है वो हम सारी डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पे समझा दूँ कि व्हेन रीड फाइल और राइट फाइल command is executed, the line pointer increments to the next line। ये आपके पास लाइन पॉइंटर जो है इंक्रीमेंट कर जाते हैं लास्ट लाइन। अच्छा, यहाँ पर लाइन पॉइंटर के पर जो मैंने बात की है मैं वो समझा देता हूँ कि आपके पास ये टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, ये उसका जो है स्टार्ट पॉइंट है और ये आपके इसकी साइड है। मैंने इधर इसलिए नहीं ड्रॉ किया क्योंकि आपके पास लाइन लेंथ इन्फिनिट हो सकती है और अगेन टोटल नंबर ऑफ लाइन भी इन्फिनिट हो सकती है। जैसे इस तरफ आप मैंने कुछ नहीं, और आपके पास ये इसमें लाइन्स लिखी हुई हैं 3 4 और 5। अब क्या होगा कि जो आपका लाइन पॉइंटर है ना वो इधर होगा पहले, ये आपके पास आ गया लाइन पॉइंटर, ये आपका लाइन पॉइंटर है। और जैसे ही आपने यहाँ पर क्या कहते हैं रीड फाइल या राइट फाइल किया तो ये इंक्रीमेंट करके अगली लाइन की तरफ आ जाएगा। जब भी आपने यहाँ पर चलाया रीड फाइल या फिर आपने चलाया यहाँ पर राइट फाइल, तो ये आपके पास इंक्रीमेंट करके अगली लाइन पे आ जाएगा। इसी तरह से जब आप दोबारा करेंगे तो फिर दोबारा करके अगली लाइन के ऊपर आ जाएगा, ये एक एक लाइन आगे आता चला जाएगा। अच्छा, जब आप अपेंड मोड में खोलते हैं तो अपेंड मोड में बेसिकली ये स्टार्ट इधर से होगा, अपेंड मोड में ये यहाँ पर आ जाता है। एक सेकेंड, so the problem I face while file handling is when the question comes with function procedure calling it। फंक्शन या प्रोसीजर कॉल करते वक्त मतलब टेक्स्ट फाइल कॉल कर रही होती है। नहीं, अभी हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इन सारा टॉपिक अभी आगे। अभी तो स्ट्रक्चर को आप स्टडी करें ना, जब तक आपको स्ट्रक्चर जब आपको समझ आ जाएगा टेक्स्ट फाइल का कोई भी क्वेश्चन होगा आपको मुश्किल नहीं लगेगा। अच्छा, अपेंड मोड में होता है ये कि अपेंड मोड बेसिकली शुरू यहाँ से करता है इसको, ये जो है वो हमारे पास नेक्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस से हमारे पास शुरू कर रहा है। हमारे पास यहाँ पे बात आ जाती है अगली कि अच्छा, एक और चीज़ ये है कि जब आप टेक्स्ट फाइल को ओपन करते हैं ना, तो वो जिस लाइन मर्जी पे हो, आपने क्लोज करके दोबारा ओपन की तो वो अपनी फर्स्ट लाइन पे वापस आ जाता है। जब आप इसको रीड या राइट मोड में ओपन करते हैं तो ये अपनी पहली लाइन पे वापस आ जाता है। इस बात को भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि
when a text file is opened in read or write mode, when a text file is या कह लो से reopened in read or write mode, line pointer returns to line number 1 की तरफ जो है पॉइंटर वापस चला जाता है। जबकि अगर आप उसको अपेंड मोड में खोलते हैं, okay, if opened in append mode, जब उसे अपेंड मोड में खोलेंगे तो क्या होगा, द पॉइंटर पॉइंट्स टू द लाइन पॉइंटर points to next available line, कि हमारे पास यहाँ पर ये नेक्स्ट अवेलेबल लाइन की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। इसके अलावा एक और बात समझने की ये है कि आपके पास यहाँ पर एक चीज होती है जिसे कहा जाता है EOF। मैंने कहा था कि टेक्स्ट फाइल का कोई टोटल नंबर ऑफ लाइन की लिमिट नहीं होती है, ठीक है। टेक्स्ट फाइल जो अनलिमिटेड चल रही हैं, देयर इज नो लिमिट ऑफ राइटिंग फाइल्स, देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट ऑफ राइटिंग इन राइट और अपेंड मोड। अपेंड मोड और राइट मोड के अंदर फाइल की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती, चाहे जितनी मर्जी लाइनें लिख लो। लेकिन जब आप रीड मोड में होते हैं ना, इन रीड मोड the last line of file, the last line written is set as the end of file। इसको आप शॉर्ट करके EOF लिखते हो एग्जाम में। ये जो आखिरी लाइन होती है, लाइक अगर 6 लाइन लिखी है तो छठी लाइन के बाद एंड ऑफ फाइल रीच हो जाता है आपका। टेक्स्ट फाइल्स के अंदर रीड मोड के अंदर एंड ऑफ फाइल लास्ट लाइन पर होता है, क्योंकि राइट और अपेंड मोड के अंदर कोई एंड ऑफ फाइल नहीं होता। जितनी मर्जी लाइंस आप चाहें लिख सकते हैं, लिखनी जितनी मर्जी है, लेकिन रीड मोड में तो पता होना चाहिए ना। तो आपके पास जो सबसे आखिरी लाइन होती है वो बेसिकली उसकी मानी जाती है कि ये इसका क्या कहते हैं एंड है। एक आखिरी बात जो यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर समझने की, इसके बाद के हम सूडो कोड की तरफ यहाँ पे मूव करेंगे इसके, वो ये कि लाइन पॉइंटर कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, लाइन पॉइंटर कैन नॉट बी कंट्रोल्ड मैनुअली और सेट टू एनी स्पेसिफिक लाइन। आप लाइन पॉइंटर को मैनुअली खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते कि लाइन नंबर 6 की तरफ पॉइंट करे, लाइन नंबर 4 की तरफ पॉइंट करे। ये सिर्फ और सिर्फ जो है रीड फाइल और राइट फाइल कमांड, आपके पास ये कमांड होती हैं। तो एक आपके पास रीड फाइल की कमांड होती है जिसके अंदर के आपके पास एक लाइन रीड की जाती है, और राइट फाइल की कमांड होती है जिसके अंदर के एक लाइन लिखी जाती है। इन कमांड्स के ऊपर सिर्फ पॉइंटर जो है इंक्रीमेंट करता है बाय 1 आफ्टर डूइंग द ऑपरेशन। ऑपरेशन करने के बाद लाइन पॉइंटर इंक्रीमेंट कर देता है बाय 1। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं होता कि आप इस लाइन पॉइंटर को खुद से मूव कर सकें। ये सारा स्ट्रक्चर आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप जो है टेक्स्ट फाइल्स को यूज़ कर सकें। अगर ये समझ आ गया तो उसके बाद जो कोड्स हैं आगे से वो बहुत सिंपल्स हैं और जल्दी कवर हो जाएंगे हमारे पास अभी काफ़ी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर ये राइटिंग टू अ फाइल, राइट टू फाइल। किसी फाइल के ऊपर डेटा लिखा कैसे जाता है। इधर मैं अपने पास एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, डिक्लेयर माई str स्ट्रिंग, और इधर माई str को मैं वैल्यू साइन कर देता हूँ हेलो की। उसके बाद मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ। उससे क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे लिखा जाएगा सबसे पहले ओपन फाइल, ओपन फाइल, लेट्स से फाइल का नाम था माई फाइल, माई फाइल फॉर
राइट। राइट की जो कमांड है वो आपके पास टेक्स्ट फाइल क्रिएट भी करती है, तो अगर ऐसा कि कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी पहले से, तो ये उस नाम की एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करेगी। माई फाइल फॉर राइट आपके पास जो है कि कहते हैं, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मैं यूज करता हूँ कमांड राइट फाइल। इसमें इंडेंटेशन नहीं होती बाय द वे। राइट फाइल माई फाइल कॉमा माई एस टी आर। उसके बाद जो है कि कहते हैं, मैं एक और यहाँ पे लाइन लिख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल राइट फाइल माई फाइल, और इधर डायरेक्टली भी आप स्ट्रिंग दे सकते हैं, डायरेक्टली स्ट्रिंग देकर मैंने यहाँ पर हाई लिख दी, और उसके बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ क्लोज फाइल। क्लोज फाइल माई फाइल। अब इससे पता है क्या होगा, आपके पास यहाँ पे जो टेक्स्ट फाइल थी ये, इसके अंदर ये आपके पास थी माई फाइल, इसकी फर्स्ट लाइन के ऊपर लिखा गया होगा, हमारे पास फर्स्ट लाइन के ऊपर आ गया होगा हेलो, जो कि माई की वैल्यू थी, वो आ गई। उसके बाद लाइन पॉइंटर इंक्रीमेंट किया गया होगा बाय 1, क्योंकि ये यहाँ पे राइट फाइल की कमांड चली है ना, तो इंक्रीमेंट कर दिया बाय 1। और उसके बाद हमारे पास अगली लाइन चलेगी यहाँ पर, जो लिखी जाएगी हाई, वो लिखा गया, लाइन पॉइंटर इंक्रीमेंट कर दिया बाय 1, उसके बाद फाइल को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर इस तरह से लाइन के ऊपर डेटा लिखा जा सकता है। अगेन आप जो हो यहाँ पे थ्रू अ लूप भी लिख सकते हो डेटा। अगर आप डेटा लूप में लिखना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। इधर मैं लिख देता हूँ राइटिंग इन अ लूप। इसी तरह से आप पहले फाइल ओपन करोगे, ठीक है, फाइल को ओपन करना और उसको क्लोज करना तो लाजमी है। ओपन फाइल माई फाइल और राइट, राइट मोड में अपने फाइल को ओपन कर लिया। उसके बाद जो है कि कहते हैं, आप यहाँ पर लूप लगा सकते हो और x 1 to 5, 1 से लेकर 5 तक आपने लूप लगाया, और इसके अंदर आप लिखोगे अपने पास इनपुट माई एस टी आर, और उसके बाद आप यहाँ लिख लोगे राइट फाइल माई फाइल माई एस टी आर, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट एक्स, और यहाँ पर आप फाइल को कर दोगे क्लोज। इससे पता है क्या हो रहा है, इससे हो ये रहा है आपके पास कि एक लूप के अंदर डाटा यूजर से इनपुट कराया जा रहा है, यानी कि फॉर लूप 1 to 5 लगा हुआ है, इसकी वैल्यू यूजर से इनपुट करवाई जा रही है, और यूजर से इनपुट करवाने के बाद वो आपके पास फाइल के अंदर राइट फाइल कमांड के जरिए लिखी जा रही है। तो 5 दफा लूप चलेगा जिसके अंदर के 5 दफा यूजर से वैल्यू इनपुट करवाई जाएगी, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर एंटर करेगा। अच्छा, कई जगह पे लिखा होता है प्रॉम्प्ट एंड इनपुट। प्रॉम्प्ट एंड इनपुट क्या मतलब होता है मैं बता देता हूँ यहाँ पर। उसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर वो कहता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आउटपुट एंटर डेटा, ये किया ना, ये जो दो लाइनें हैं ना, इससे बेसिकली जो है आपके पास ये है कि ये वाली जो लाइन थी ये आपका प्रॉम्प्ट था, और जो इससे अगली लाइन है वो आपकी इनपुट है। अगर पेपर में लिखा हो कि प्रॉम्प्ट है इनपुट, तो प्रॉम्प्ट का मतलब है कि पहले यूजर से मांगो कि डेटा वो एंटर करे, और उसके बाद फिर वो डेटा एंटर करे। आउटपुट एंटर डेटा, इनपुट माइनस दिया, इस तरह से वो यूजर से डेटा खुद से कह के मंगवाता है, तो उसे प्रॉम्प्ट एंड इनपुट कहा जाता है आपके पास। ये तो हो गया आपके पास डेटा लिखने का तरीका। डेटा लिखने के बाद आपने डेटा रीड करना है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या किया जाएगा। आप अगर डेटा रीड करना चाहते हो तो इधर हमारे पास आ जाता है रीड फाइल। एक फाइल रीड करनी है आपने, तो उसके लिए भी आपके पास सेम तरीकाकार होगा कि आप यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हो, डिक्लेयर दिस लाइन, कोई भी नाम रख सकते हो उसका, स्ट्रिंग, और आपके पास यहाँ पर उसके बाद आप फाइल को ओपन कर लोगे, ओपन फाइल माई फाइल फॉर
रीड। अब हमने इसको रीड मोड में ओपन कर लिया। कौन सा मोड था हमारे पास? रीड मोड। रीड मोड में ओपन करने के बाद हम इधर लूप लगा देते हैं। एक लूप हमारे पास मौजूद है जिसे कहते हैं हम वाइल नॉट EOF माई फाइल। इसका मैं वर्किंग बताता हूँ कि इसकी क्या वर्किंग है। क्या होगा कि आप यहाँ पर रीड करेंगे लाइन को, रीड फाइल माई फाइल। अच्छा, फाइल का जो नेम होता है ना वो बाय द वे स्ट्रिंग होता है, दिस लाइन। ठीक है, और उसके बाद आप कर देते हैं यहाँ पे आउटपुट दिस लाइन, और इधर आ जाएगा आपके पास एंड फाइल, एंड वाइल, और उसके बाद आप फाइल को कर देंगे क्लोज, क्लोज फाइल माई फाइल। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर हुआ ये है कि आपके पास लगा वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल का लूप। वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल का लूप जो है, वाइल नॉट EOF लूप जो है, बेसिकली इस बात के लिए लगाया जाता है कि जब तक फाइल का एंड नहीं आ जाता। फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर जो है हमारे पास 4-5 लाइनें लिखी हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से 4 लाइनें लिखी हैं। लाइन पॉइंटर आपका सबसे पहले यहाँ पर होगा। कमांड आपकी एग्जीक्यूट हुई वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल माई फाइल। अच्छा, अब एंड ऑफ फाइल किधर है? क्योंकि रीड मोड में ओपन हुई हुई है ना, रीड मोड में आपके पास एंड ऑफ फाइल यहाँ पर है, आफ्टर द लास्ट लाइन मौजूद है आपके पास EOF का। क्या होगा कि ये लाइन जो है रीड होगी और आउटपुट कर दी जाएगी। उसके बाद रीड फाइल जो होता है ना, बेसिकली इट रीड्स अ सिंगल लाइन, इट रीड्स अ सिंगल लाइन एट अ टाइम। और ये जो एंड ऑफ फाइल है, ये बेसिकली आपका जो है क्या कहते हैं, एंड ऑफ फाइल लूप है। आपने जब तक फाइल के एंड तक रीड करना होता है, सारी फाइल को रीड करना होता है, तो आप ये लूप इस्तेमाल करते हो। वाइल नॉट EOF और फाइल का नाम लिखा जाता है यहाँ पर। तो आपके पास आ जाता है यहाँ पे वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल माई फाइल, आप इसे रीड करते हो। अच्छा, रीड की लाइन आउटपुट की, और उसके बाद अगली इटरेशन चलेगी, रीड फाइल पे ये लाइन इंक्रीमेंट करेगी, फिर से इसको रीड करके आउटपुट किया जाएगा, दोबारा इंक्रीमेंट करेगी, रीड करके आउटपुट हुआ, इंक्रीमेंट की, रीड करके आउटपुट हुआ, एंड ऑफ फाइल पहुंच गया, लूप आपका रुक जाएगा खुद ही और फाइल क्लोज हो जाएगी। आपके पास ये जो 4 लाइन्स थी, ये आपके पास इस तरह से रीड कमांड के अंदर जो है रीड की जा सकती हैं। ठीक हो गया? किसी का कोई सवाल इसमें? ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आखिरी पार्ट रह जाता है जो कि अपेंड टू अ फाइल के लिए। अपेंड, ये अपेंड मोड बेसिकली क्या कर रहा होता है कि ये आपके पास एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर एक डाटा लिख लेता है। फॉर एग्जांपल इधर मैं जो हूँ अपने पास एक वेरिएबल बना लेता हूँ, माई str के अंदर स्टोर कर लेता हूँ कोई भी लाइन, आई विल बी लेट। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर जो पहले की फाइल थी हमारे पास, ओपन कर लेता हूँ, ओपन फाइल माई फाइल और अपेंड, और अपेंड मोड में करूँगा। और उसके बाद मैं इसके अंदर एक लाइन लिख लेता हूँ अपने पास, यहाँ पर राइट फाइल करके, कमांड राइट की यूज़ होगी यहाँ पर, राइट फाइल की कमांड यूज़ होगी, मोड सिर्फ अपेंड हो जाएगा। राइट फाइल माई फाइल माई str, और उसके बाद आप फाइल को कर दोगे क्लोज। इससे पता है क्या हुआ है कि इससे जो आपके पास ये जो फाइल थी पहले से, जो पहले से आपके पास फाइल एग्जिस्ट कर रही थी माई फाइल के नाम से, ठीक है, जिसके अंदर के हमने पहले 2 लाइनें लिखी थी, हेलो और हाई की, हेलो और हाई की थी ना। तो उसके बाद यहाँ थर्ड लाइन के ऊपर से ये लिखेगा पेंड मोड। पेंड मोड यहाँ पर ये जो चीज़ थी, जो स्ट्रिंग था आपके पास, ये इसको थर्ड लाइन के ऊपर लाकर लिखेगा आपके पास। इसको फर्स्ट या सेकंड पे नहीं लिखेगा, ओवर राइट नहीं करेगा, क्योंकि अपेंड मोड जो होती है नेक्स्ट अवेलेबल लाइन के ऊपर डाटा लिखता है आपके लिए। इस चीज़ को लूप में भी किया जा सकता है अगेन, जैसे मैंने ऊपर करके दिखाया था, वो चीज़ आप यहाँ पर भी कर सकते हो। एक लास्ट एल्गोरिथम जो आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पर,
वो यहाँ पर ये है कि काउंटिंग नंबर ऑफ लाइन्स इन अ टेक्स्ट फाइल, काउंटिंग लाइन्स इन अ टेक्स्ट फाइल। आप जो हो बेसिकली एक ट्रिक है बेसिकली कि आप लाइंस काउंट किस तरह से कर सकते हो। उसके लिए आप एक लाइन काउंट का वेरिएबल ले लेते हो अपने पास, या कोई भी नाम रख सकते हो उसका, लाइन काउंट, और इसको आप इनिशियली सेट कर दोगे 0 पर। उसके बाद आप फाइल को ओपन करोगे रीड मोड में, ओपन फाइल, माई फाइल फॉर रीड। रीड मोड में हमने इसको ओपन कर लिया। रीड मोड में ओपन करने के बाद इधर आप लूप लगाओगे वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल का। वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल माई फाइल, हमने यहाँ पे लूप लगाया। और उसके बाद हम इसमें से एक लाइन को रीड करेंगे, रीड फाइल माई फाइल माई एस टी आर। हमने एक लाइन को रीड किया और उसके बाद हम डिस्कार्ड कर रहे हैं बेसिकली इस लाइन को, और उसके बाद हम लाइन काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 1। हमें कोई गर्ज ही नहीं कि वो लाइन पे क्या लिखा हुआ था, हम सिर्फ लाइंस यहाँ पर काउंट कर रहे हैं। और उसके बाद जो है हम यहाँ पे कर देंगे एंड वाइल। उसके बाद जो है हम यहाँ पे फाइल को कर देंगे क्लोज, क्लोज फाइल माई फाइल। और उसके बाद यहाँ पर हम आउटपुट कर देंगे काउंट, आउटपुट लाइन काउंट। इससे पता है क्या हो रहा है, आपके पास ये टेक्स्ट फाइल जो है यहाँ पर थी, कोई भी आपके पास ये जो स्ट्रक्चर था फाइल, ठीक है, इसमें क्या था कि आपके पास इस तरह से इसमें लाइन लिखी हुई थी। होगा क्या कि आपके पास यहाँ से शुरू होगी रीड फाइल की कमांड से एक लाइन रीड की गई। उसके बाद हमने, हमारा उस लाइन से कोई गर्ज ही नहीं था, हमने सिर्फ फाइल्स को लाइंस काउंट करनी थी। लाइंस काउंट करने के बाद हमने क्या किया कि हम लाइन काउंट को इंक्रीमेंट कर रहे हैं बाय 1। ये कैसे लाइन काउंट, फिर से ये लाइन पॉइंटर कैसे मूव कर दिया, ये जो लाइन पॉइंटर था ये कैसे मूव किया, ये इस तरह से मूव किया कि आपके पास रीड फाइल की कमांड इसको खुद से मूव करती है। ये हमने पहले ही पढ़ा था कि आपके पास आप खुद से नहीं मूव कर सकते, लेकिन रीड फाइल की कमांड मूव करेगी उसको। तो हम रीड फाइल की कमांड इसलिए यूज़ करें ताकि ये लाइन पॉइंटर जो है आपके पास आगे जाए। जब लाइन रीड हुई है तो उसका मतलब है कि लाइन एग्जिस्ट करती थी तो ही तो रीड हुई ना, तो हमने लाइन पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दिया बाय 1। उसके बाद अगली लाइन रीड होगी, अगर रीड हुई है तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन अगर एग्जीक्यूट कर रही है सही से, तो इसका मतलब ये है कि लाइन एग्जिस्ट करती थी तो लाइन काउंट पर इंक्रीमेंट हुआ। करते 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 जब वो यहाँ पे पहुंचेगा तो उसके बाद आपके पास एंड ऑफ फाइल आ जाएगा। एंड ऑफ फाइल पर आने के बाद ये लूप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर देगा और लाइन काउंट आउटपुट हो जाएगा। इस कोड के जरिए जो है आप टोटल नंबर ऑफ लाइंस काउंट कर सकते हैं ना कोड के कितनी है इन द टेक्स्ट फाइल, सॉरी, एक टेक्स्ट फाइल के अंदर टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी लिखी हुई है वो आप काउंट कर सकते हैं। ये 1 से 2 टॉपिक क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया, कोई सवाल किसी का? अच्छा, कोई नहीं। एक चीज़ और जो यहाँ पे समझने की ज़रूरत है वो ये है कि आपके पास एक कन्वर्जन जो कि आपके पास पेपर में पूछी गई थी वो है डेट से स्ट्रिंग या स्ट्रिंग से वापस डेट में जाना। कि अगर आपको यहाँ पर स्ट्रिंग में कोई डेट गिवन है, ठीक है, और इसको आपने डेट में कैसे बनाना है। डेट में बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसके तीनों एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले जो है अगर हम यहाँ पर इसकी मंथ डेट ये डे वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें तो दिस डे में आप यहाँ पे लेंगे, लेफ्ट साइड से पहले 2 कैरेक्टर्स हैं तो इधर आ जाएगा आपके पास ये वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल इस वेरिएबल का नाम हम रख लेते हैं माई डे, माई एस टी आर। ये माई एस टी आर में आपके पास डेट मौजूद थी, इसको हमने डेट बनाना है। कैसे बनाएंगे? माई एस टी आर के ऊपर क्या किया जाएगा, हमारे पास यहाँ पे यूज़ किया जाएगा लेफ्ट, और बल्कि लेफ्ट से पहले एक और यहाँ पे यूज़ किया जाएगा एस टी आर टू नम लेफ्ट माई एस टी आर टू। इससे क्या होगा,
MyStr2 से जो है आपके पास यहाँ पर जब आपने ये वाली चीज़ यूज़ की तो ये वाले 2 एलिमेंट्स आपके एक्सट्रैक्ट हो जाएँगे, ठीक है? पहले लेफ्ट साइड से पहले 2 एक्सट्रैक्ट हुए और उसके बाद आपने इसको str2 नम किया तो ये इंटीजर फॉर्म में आपके पास यहाँ पर आकर स्टोर हो गए। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे अगली यहाँ पे यूज़ करता हूँ कि दिस मंथ वेरिएबल जो है हमारे पास उसके अंदर हमारे पास किस तरह से मंथ एक्सट्रैक्ट किया जाएगा? हमारे पास मंथ एक्सट्रैक्ट किया जाएगा बाय str2 num mid mystr स्टार्टिंग पोजीशन कौन सी है इसकी? स्टार्टिंग पोजीशन अगर हम देखें यहाँ पर तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो ये आपके पास फोर्थ पोजीशन है। तो हम क्या करेंगे? mystr लगाएंगे, फोर्थ पोजीशन से 2 कैरेक्टर्स उठा लेंगे। फोर्थ पोजीशन से जब हमने 2 कैरेक्टर्स उठाए तो कौन-कौन से कैरेक्टर्स आएँगे? फोर्थ पोजीशन से हमने 2 कैरेक्टर्स उठाए तो हमारे पास बेसिकली इसके थ्रू 0 और 7 आ गए, ठीक है? यहाँ पर आपके पास आ गया था 0 8, यहाँ पर आ गया आपके पास 0 7। ये स्ट्रिंग में आया था, str2 नाम लगाया, हमारे पास नंबर बन गया। उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे दिस ईयर यहाँ पे यूज़ करेंगे और साइड से 3 अब हम क्या उठानी है? अब हमने ईयर उठाना है। ईयर उठाने के लिए हम दोबारा से यहाँ पे यूज़ करेंगे str2 num। अब राइट साइड से हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर 1 2 3 4 mystr, 4 तो हमने क्या किया कि अब हमने यहाँ पे राइट साइड से 2 कैरेक्टर्स उठाए, तो सॉरी 4 उठाए। तो ये 4 कैरेक्टर्स जो थे हमारे पास बेसिकली क्या आ गया? 1999 आ गया। 1999 के ऊपर str2 नाम किया तो हमारे पास ये इंटीजर फॉर्म में आ गया। जब हमारे पास ये तीनों आए, तो हम यहाँ पे एक अपने पास माय डेट वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है? इसके अंदर के बेसिकली हम डेट स्टोर करना चाहते हैं, लिखना छोड़ देते हैं। यहाँ पर हम एक माय डेट वेरिएबल ले लेते हैं जिसके ऊपर के हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया जाएगा सेट डेट का। सेट डेट और इसके ऊपर हम यूज़ करेंगे दिस डे, कॉमा दिस मंथ, कॉमा दिस ईयर। ये करने से जो है हमारे पास माय डेट वेरिएबल के अंदर ये डेट फॉर्म होकर आ जाएगी। किससे कन्वर्ट हुई? ये स्ट्रिंग से कन्वर्ट हुई। तो सॉरी ये मैंने उल्टा ऊपर कन्वर्जन देखी। हाँ, ये हमारे पास किससे थी? ये स्ट्रिंग में थी और ये हमारे पास डेट डेटा टाइप के अंदर आ गई। इसी तरह से इसकी रिवर्स वर्किंग भी हो सकती है। इसकी रिवर्स वर्किंग हमारे पास क्या बनेगी कि आपके पास ये डेट थी, ठीक है? हमारे पास यहाँ पर माय डेट के अंदर क्या स्टोर्ड है? माय डेट के अंदर हमारे पास मौजूद है, तो इसके लिए क्या किया जाएगा? इसके लिए जो है आप इस डेट के ऊपर फंक्शन यूज़ करेंगे अपने पास बिल्ट इन तीनों, ठीक है? वो कौन सा है आपके पास? आप यहाँ पे ले लेते हैं एक वेरिएबल dd और इसको आप असाइन करेंगे यहाँ पर। ये एक इंटीजर वेरिएबल होगा। आप यहाँ पे करेंगे num2str डे माय डेट। इससे आपके पास 08 वैल्यू इसमें स्ट्रिंग में आ जाएगी। उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आप यहाँ पे ले लोगे मंथ वैल्यू, जिसे आप करोगे यहाँ पर num2str मंथ माय डेट, इससे इसका मंथ आ जाएगा। और यहाँ पर आप टेट्रा वाई वेरिएबल ले लेते हो अपने पास। ये मैंने वेरिएबल का नाम बाय द वे रखा है, num2str ईयर माय डेट। उससे आपके पास जो ईयर है इस डेट का वो उसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद सिंपली जो है आप इधर इसको अगर आप अपने वेरिएबल में रखना चाहते हो तो वेरिएबल में आप कर लोगे इसे mystr के अंदर dd concatenate with मंथ और इस वाले वेरिएबल के अंदर आपने कर दिया तो आपके पास बेसिकली अब ये वापस जो है ये डेट जो है स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर आ जाए, ठीक है? ये आपके पास जो मेथड था ये बैक टू स्ट्रिंग बैक टू करने का तरीका था कि अब जो है mystr के अंदर बेसिकली यही डेट स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर है कि आप इसे फाइल में स्टोर कर सकते हैं।
क्यों? क्योंकि फाइल के अंदर डेट डेटा टाइप स्टोर नहीं की जा सकती, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग स्टोर किए जा सकते हैं। इस वजह से ये कन्वर्जन जो है आपको आनी चाहिए। नम इंटीजर का स्ट्रिंग में जाना या स्ट्रिंग का इंटीजर में जाना, रियल का करेक्टर, करेक्टर का रियल वगैरह बनना, ये सारी चीज़ें जो है आपको पहले से आती हैं। सर स्लैश रह गया, ओह यस सॉरी, थैंक यू थैंक यू। बेसिकली इसमें स्लैश भी कॉन्केटिनेट किया जाएगा। एंड एंड स्लैश वाई वाई, ठीक हो गया। ये आपके पास इसकी, सॉरी ये वाई वाई स्ट्रिंग में नहीं है, वेरिएबल है। ये आपके पास इसका मेथड था। जी मैं कर सकता हूँ। देखिए अगर हमने यहाँ पर कौन से वाला, ये फर्स्ट वाला सेकंड वाला, कौन या दोनों? अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे डेट से स्ट्रिंग में जाने की, क्योंकि डेट डेटा टाइप सॉरी स्ट्रिंग में गिवन है डेट, और उसको डेट डेटा टाइप में कैसे बनवाना होता है। सबसे पहले जो है आप यहाँ पर स्ट्रिंग कटिंग यूज़ करेंगे, जैसे स्ट्रिंग पार्सिंग, स्ट्रिंग स्लाइसिंग कहा जाता है। इसमें से कि आप 3 वेरिएबल्स में दिस डे, दिस मंथ और दिस ईयर में आप इसके ये वाला हिस्सा निकालोगे। सबसे पहले जो डे है, बेसिकली तारीख जो है उसकी 8वीं तारीख, वो निकालोगे। फिर इसकी मंथ वैल्यू निकालोगे और फिर इसकी ईयर वैल्यू निकालोगे। ठीक है, ये मैंने इससे लेफ्ट राइट मिड वगैरह यूज़ करके निकाली है। याद रखें इन सबको जो है अपने इंटीजर में कन्वर्ट कर लेना है, str टू नम यूज़ करके ये इंटीजर में कन्वर्ट होनी चाहिए। क्योंकि आपके पास जो अगला फंक्शन है माई डेट, ये सेट डेट का, ये बिल्ट इन फंक्शन है। ये बिल्ट इन फंक्शन आपके पास लेता है इंटीजर वेरिएबल्स। 3 इंटीजर वेरिएबल्स जब इसको पास किए जाते हैं तो ये उनकी डेट फॉर्मेट कर देता है। तो आपने दिस डे पास किया, मंथ पास किया, ईयर पास किया, ये आपके इंसर्ट फंक्शन में से है। आपने ये पास किया इसको, तो ये आपके पास माई डेट वेरिएबल के अंदर ये डेट एज फॉर्म ऑफ डेट डेटा टाइप स्टोर कर देगा। उसके बाद अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो इसको यहाँ पर वापस इस डेट को इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, ताकि आप टेक्स्ट फाइल में लिख सको, तो क्या किया जाएगा? टेक्स्ट फाइल में लिखने के लिए आप सबसे पहले जो है इस डेट के अंदर से str टू नम टू str यूज करोगे सबके साथ, ताकि वो वापस स्ट्रिंग में बन जाए। आप डे, मंथ और ईयर का बिल्ट इन फंक्शन यूज करके ये तीनों वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करोगे सेपरेटली। उसको बनाओगे अपने पास स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में बनाने के बाद उसको आपस में से कॉन्केटिनेट कर दोगे। इस फॉर्मेट के अंदर आपके पास माई str के अंदर डेट वापस बन जाएगी, इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग डेट आएगी, ताकि आप इसको टेक्स्ट फाइल में लिख सको। जी बिल्कुल, ताकि आप टेक्स्ट फाइल में लिख सको। ठीक हो गया। इसके साथ जो है क्या कहते हैं, आपके पास इसका थ्योरेटिकल पार्ट जो है टेक्स्ट फाइल का भी कंप्लीट हो जाता है। ये दोनों नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये थोड़े ज़्यादा डिटेल्ड हैं एज कम्पेयर टू मेरे। मैं इनको शेयर करता हूँ, उसके बाद जो है आप लोग 2 मिनट ब्रेक ले लो। उसके बाद फिर जो है हम इसके टॉपिकल से शुरू। मीटिंग ना लिखना इधर ही रहना, इतनी ज़्यादा इनके टॉपिक्स के अंदर रिकॉर्ड टाइप तो 100% आपको सेम आती है। मैं क्वेश्चन जो है वो डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि वही आपके लिए काफ़ी होगा कि आप इसको प्रैक्टिस करो। और इवन रिसेंट पेपर अक्टूबर नवंबर 25 में भी उन्होंने अपनी तरफ से तो बहुत मुश्किल सवाल दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो बिल्कुल इस तरह में। अक्टूबर नवंबर 24 पेपर 2-3 का एक क्वेश्चन है आपके सामने कि अ प्रोग्राम इज बीइंग डेवलप्ड टू इम्प्लीमेंट अ गेम फॉर अप टू 6 प्लेयर्स। एक गेम डेवलप की जा रही है 6 प्लेयर्स के लिए, अप टू 6 प्लेयर्स, मतलब 1 2 3 भी कह सकते हैं। ड्यूरिंग द गेम ईच प्लेयर असेंबल्स अ टीम ऑफ कैरेक्टर्स। हर प्लेयर जो है एक टीम ऑफ कैरेक्टर्स बनाता है, और एट द स्टार्ट ऑफ द गेम देयर आर 45 कैरेक्टर्स अवेलेबल। 45 टोटल कैरेक्टर्स अवेलेबल होते हैं आपको। हर कैरेक्टर के 4 एट्रीब्यूट्स हैं, प्लेयर, रोल, नेम और स्किल लेवल। प्लेयर जो है वो आपको बता रहा है कि प्लेयर द कैरेक्टर हैज़ बीन असाइंड टू, यानी कि हर कैरेक्टर के ऊपर ये प्लेयर नंबर लगा हुआ होगा कि कौन से प्लेयर के पास है ये। रोल उसका बिल्डर, टीचर, डॉक्टर, एक जॉब जो कि वो परफॉर्म कर रहा है गेम के अंदर। नेम जो कि द नेम ऑफ द कैरेक्टर है, और ये सेवरल कैरेक्टर्स में परफॉर्म द सेम रोल बट दे मे हैव अ यूनिक नेम। यानी कि 2 प्लेयर जो हैं वो बिल्डर हो सकते हैं, लेकिन उनका नेम हमेशा डिफरेंट और यूनिक ही होगा। और स्किल लेवल जो कि 0 से 100 के दरमियान की एक इंक्लूसिव रेंज के अंदर एक वैल्यू है, जो कि उनका स्किल बता रही है बेसिकली। उसकी रिकॉर्ड डेटा टाइप जो है उन्होंने जी जी मैं यहाँ पे बता रहा था आपको कि यहाँ पर हमारे पास ये 4 एट्रीब्यूट्स हैं। पहला एट्रीब्यूट्स का प्लेयर नंबर बता रहा है, नंबर ऑफ प्लेयर, द प्लेयर नंबर जिसको कि करेक्टर मिला हुआ है। फॉर एग्जांपल प्लेयर नंबर 1 को करेक्टर मिला हुआ है, प्लेयर नंबर 2 को, प्लेयर नंबर 3 को वो नंबर यहाँ पे लिखा होगा। सेकंड पार्ट में जो है हमारे पास यहाँ पर उसका रोल है, जो कि बेसिकली उसकी जॉब है कि वो जो गेम में क्या परफॉर्म कर रहा है, जो जॉब वो गेम में परफॉर्म कर रहा है वो लिखी हुई है। थर्ड एट्रीब्यूट इज बेसिकली द नेम,
विच डिफाइंस के उसका नाम क्या है उस करेक्टर का, और वो नाम यूनिक होगा फॉर एवरी करेक्टर। एंड चौथा एट्रीब्यूट उसका स्किल है, जो कि इसका स्किल लेवल है फ्रॉम 0 to 100 इंक्लूसिव रेंज में। वो कहते हैं कि आपके पास एक प्रोग्राम है जिसे हैज बीन डिफाइंड रिकॉर्ड डेटा टाइप फॉर ईच प्लेयर। आपके पास रिकॉर्ड डेटा टाइप हर प्लेयर के लिए डिफाइन की गई है, और वो आपके पास इस तरह से दिखाई गई है आपके सामने, इंटीजर, 2 स्ट्रिंग्स और वॉइस इंटीजर। उसके बाद द प्लेयर फील्ड इंडिकेट्स द प्लेयर टू विच द कैरेक्टर इज असाइंड, यानी कि आपके पास यहाँ पर प्लेयर फील्ड जो है इंडिकेट कर रही है कि वो कौन से प्लेयर को मिली हुई है। और दिस फील्ड वैल्यू इज 0 इफ इट इज नॉट असाइंड टू एनी प्लेयर, यानी कि अगर वो करेक्टर किसी भी प्लेयर को नहीं मिला, फॉर एग्जाम्पल बिल द बिल्डर, आपके पास एक करेक्टर है जो कि किसी को भी नहीं मिला हुआ, तो उसकी वैल्यू असाइन हुई होगी 0 पर, प्लेयर की वैल्यू। उसके बाद आपके पास एक एरे एक कैरेक्टर है जो कि 45 एलिमेंट स्टोर करती है करेक्टर टाइप के। करेक्टर टाइप ये वो डेटा टाइप डिफाइंड रिकॉर्ड डेटा टाइप है इन करेक्टर्स के लिए। वो यहाँ पे कहते हैं कि एट द स्टार्ट ऑफ द गेम ऑल रिकॉर्ड फील्ड्स आर इनिशियलाइज्ड एंड ऑल प्लेयर फील्ड्स आर सेट टू 0। आपके पास तमाम प्लेयर फील्ड्स जो हैं वो इनिशियलाइज कर दिए गए हैं, और प्लेयर फील्ड जो है, यानी कि जो प्लेयर वाला फील्ड है, इसका प्लेयर वाला एट्रीब्यूट है, ये 0 पे सेट हुआ हुआ है। यहाँ पर एक फंक्शन काउंट गिवन है आपको, वो कहते हैं कॉल विद 2 पैरामीटर्स। ये जो है 2 पैरामीटर्स लेगा, एन इंटीजर रिप्रेजेंटिंग अ प्लेयर, ये एक इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहा होगा प्लेयर का नंबर, स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग अ करेक्टर रोल, एक करेक्टर रोल रिप्रेजेंट कर होगा, फॉर एग्जांपल डॉक्टर, बिल्डर, टीचर वगैरह इस तरह का। सर्चेस फॉर द करेक्टर एरे, सर्चेस फॉर द करेक्टर एरे फॉर करेक्टर्स विद द गिवन रोल दैट आर असाइंड टू द गिवन प्लेयर, यानी कि वो सर्च करता है कि ये जो डॉक्टर है, फॉर एग्जांपल प्लेयर 3 गिवन है आपको, और रोल जो है वो डॉक्टर है, तो वो सर्च करेगा एरे में कि आपके पास जो डॉक्टर करेक्टर है वो प्लेयर 3, कितने डॉक्टर करेक्टर्स जो हैं बेसिकली प्लेयर 3 के पास हैं, कितने डॉक्टर्स हैं उसके पास। काउंट्स द नंबर ऑफ असाइंड करेक्टर्स एंड सम देयर टोटल स्किल लेवल को टोटल भी करेगा, और नंबर ऑफ असाइंड करेक्टर्स भी काउंट करेगा कि कितने डॉक्टर्स को मिले हुए हैं। आउटपुट द रिजल्ट ऑफ द सर्च इफ करेक्टर विद द गिवन रोल इज फाउंड। फॉर एग्जांपल प्लेयर 3 हैज 4 करेक्टर्स विद द रोल ऑफ टीचर एंड द टोटल स्किल लेवल इज 65, यानी कि प्लेयर जो पैरामीटर में आपके पास आया था, हैज, जो काउंट आपने किया, काउंट करेक्टर्स विद द रोल ऑफ द गिवन रोल टीचर एंड हैज अ स्किल लेवल ऑफ, जो कि स्किल लेवल आपने टोटल किया था 65। और अगर कोई भी करेक्टर उस तरह का नहीं मिला, तो फिर आप यहाँ पर ये आउटपुट कर दोगे कि नो करेक्टर विद दैट रोल इज असाइंड टू द प्लेयर, उस तरह कोई भी नहीं मिला आप। तो इसके कोड के ऊपर बात कर लेते हैं। कोड इसका बहुत सिंपल है, सिर्फ इसकी आउटपुट स्टेटमेंट लिखना थोड़ी सी मुश्किल है, बाकी कोड बहुत सिंपल है। हेडर उससे पहले का लिखा हुआ है आपके पास, दिस प्लेयर, यानी कि वो प्लेयर नंबर आपको गिवन है कौन से प्लेयर के लिए, और दिस रोल, कौन सा रोल आप सर्च कर रहे हैं, वो भी आपको पैरामीटर में गिवन है। तो क्या किया जाएगा, सबसे पहले आपके पास एक यहाँ पे लूप लगाया जाएगा। मैं वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग करेंगे। और इंडेक्स, कितनी बड़ी अरे थी आपके पास, 45 एलिमेंट्स की, 1 to 45। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि क्या आपके पास मैचिंग प्लेयर और मैचिंग रोल मिल रहा है आपको, कि इफ करेक्टर, एरे का नाम था करेक्टर, उसकी इंडेक्स डॉट प्लेयर इज इक्वल टू दिस प्लेयर, एंड दूसरी कंडीशन आपके पास क्या है, आपके पास दूसरी कंडीशन ये है कि, ये दूसरी कंडीशन मैं दूसरी लाइन में लिख रहा हूँ कि करेक्टर इंडेक्स डॉट रोल इज इक्वल टू दिस रोल, जो पैरामीटर में आया हुआ है। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें मैच करती हैं, देन आप क्या करेंगे, अगर ये दोनों चीज़ें मैच करी, तो उसने सबसे पहले कहा था आपको कि आपने यहाँ पर उनका काउंट, उनको काउंट कर लेना है, यानी कि आप यहाँ पे काउंट को इंक्रीमेंट कर लोगे बाय 1, और स्किल लेवल को टोटल कर लोगे। तो टोटल में आप ऐड करोगे टोटल प्लस करेक्टर इंडेक्स डॉट, क्या था उसके एट्रीब्यूट का नाम, स्किल लेवल। आपने इनको ऐड कर लिया। इनको ऐड करने के बाद जो है आप यहाँ पे लगा दोगे एंड इफ, और यहाँ पर आप लगा दोगे अपने पास नेक्स्ट इंडेक्स। आपने यहाँ पर उसको काउंट भी कर लिया, और उसके पास उसके स्किल लेवल को टोटल भी कर लिया अपने पास। उसके बाद आपने यहाँ पर उससे कहा था कि अगर आपको वो आइटम मिल जाता है,
यानी कि आपको एक दफ़ा वो चीज़ मिल गई है, तो आपने क्या आउटपुट करना है? एक सूटेबल मैसेज, वरना आपने ये वाला मैसेज आउटपुट करना। अच्छा, अगर कोई वैल्यू मिल गई है उसे, कोई मैचिंग वैल्यू मिल गई, तो आपका काउंट क्या होगा? काउंट ग्रेटर देन 1 होगा। तो अगर आपके पास रहता है कि इफ काउंट इज़ ग्रेटर देन 1, देन यानी कि इफ यू फाउंड द वैल्यू, देन आप यहाँ पर आउटपुट करेंगे, उस फॉर्मेट में आउटपुट लिखेंगे जो कि उसने गिवन है। आउटपुट क्या से दिया हुआ है? प्लेयर, ये कहाँ से आया है? ये काउंट है, ये काउंट है। नहीं सॉरी, ये काउंट नहीं है, ये प्लेयर नंबर है। ये आपके पास प्लेयर है। प्लेयर हैज़ काउंट कैरेक्टर्स विद द रोल ऑफ दिस रोल जो पैरामीटर में आया था वो है दिस रोल, एंड हैज़ अ टोटल स्किल लेवल ऑफ टोटल। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा आउटपुट प्लेयर कॉमा दिस प्लेयर कॉमा हैज़ कॉमा काउंट प्लेयर का नहीं नहीं, वो जो जिस प्लेयर के लिए कोड चला सिर्फ वो आउटपुट करना, जिसके लिए आपने ये चलाया है सिर्फ उसका। ये यहाँ पे लूप के अंदर ही चल रहा है ना, ये लूप एंड हो गया है, हम अब आउटपुट कर रहे हैं उसको, एंड पे आउटपुट स्टेटमेंट लिख रहे हैं। टोटल एंड टोटल, टोटल टोटल करना था ना उसने, कहा है क्वेश्चन में। टोटल स्किल लेवल जितने करेक्टर्स हैं उनका आउटपुट करना है। एक प्लेयर के पास मल्टीपल करेक्टर्स हो सकते हैं ऑफ द सेम रोल, उसके पास 2-3 टीचर हो सकते हैं, सारे टीचर्स का आपने जो है यहाँ पे टोटल करना। आउटपुट प्लेयर दिस प्लेयर हैज काउंट करेक्टर्स with the role this role and total skill level is comma total। ये आ गया आपके पास, वरना आप यहाँ पे else पार्ट में आउटपुट करेंगे अपने पास। else आउटपुट क्या था? No character with that role is assigned to the, no characters with that role are assigned to the player, and if आपका कोड दिया था, ये सारा कोड था। सबसे पहले हमने लूप लगाया, दोनों कंडीशन चेक की कि उसके पास, अगर हमारे पास वो जो प्लेयर है, प्लेयर वैल्यू है वो दिस प्लेयर की इक्वल है, और जो रोल वैल्यू है वो दिस रोल की इक्वल है जो पैरामीटर में आए हैं, तो हमने क्या किया, हमने काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया बाय 1, और टोटल के अंदर जो है हमने उसके लेवल ऐड कर दिया। उसके बाद हमने चेक किया कि अगर काउंट ग्रेटर देन 1 था तो फिर हमें सूटेबल मैसेज आउटपुट करना था, यानी कि हमें वैल्यू मिली है कोई ना कोई, तो उसके लिए काउंट वगैरह के लिए हमने आउटपुट मैसेज लिखा उस फॉर्मेट पे जो फॉर्मेट ऊपर गिवन था, और हमने आउटपुट कर दिया कि नो करेक्टर विद दैट रोल वाज असाइंड टू द। बस इतना सा कोड था। आपको रिकॉर्ड डेटा टाइप में, जी ये 8 मार्कर है, ये 7 मार्कर 8 मार्कर क्वेश्चन रिकॉर्ड डेटा टाइप के इतने ही बेसिक आते हैं। अक्टूबर नवंबर 25 का पेपर भी आप देख लें, इससे कुछ उससे बाहर की चीज़ आपको नहीं दी उधर भी। रिकॉर्ड डेटा टाइप में आपको इससे ज़्यादा जो है ना वो एडवांस सवाल आपको नहीं देने वाला, क्योंकि बनता ही नहीं है कोई सवाल इस तरह से। एरे में से बन सकता है या बस, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं देता। आप जितने मर्जी पेपर देख लें, इससे जो बाकी सारे सवाल टॉपिकल्स के अंदर जो आप वर्कशीट देखेंगे वो सारे 5 साल के टॉपिकल्स हैं, और बाकी सारे सवाल इससे आसान हैं, वैसे बेसिक्स हैं। आप चाहें तो पे कर सकते हैं, लेकिन मैंने विकलिंग डाला हुआ है क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, फिर उसके बाद जी जी ऐड करना था। एक प्लेयर के पास मल्टीपल करेक्टर्स हो सकते हैं ऑफ द सेम रोल,
यानी कि एक प्लेयर के पास 3 कैरेक्टर्स हो सकते हैं जो कि तीनों के तीनों टीचर हों। तो उन तीनों टीचर्स का स्किल लेवल ऐड करना था। जी। उसके बाद इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है आगे कि a character array data has been saved in the file save file.txt. Each line of the file contains one element of the array, one record. यानी कि आपके पास वहाँ पे फाइल के अंदर एक लाइन के अंदर जो है एक रिकॉर्ड मौजूद है और इस save file.txt में the new modules are defined. आपके पास दो मॉड्यूल डिफाइंड है extract already written. Extract already written है, ये दो पैरामीटर्स लेगा, string representing the complete line of the text file. इसको आप कंप्लीट लाइन ऑफ द टेक्स्ट फाइल देंगे पैरामीटर में और एक इंटीजर रिप्रेजेंट करेंगे जो कि फील्ड नंबर यानी कि कौन से वाले फील्ड के, और फिर ये वो वाला फील्ड एक्सट्रैक्ट करके आपको रिटर्न कर देगा। रिस्टोर फाइल क्या करेगी, रिस्टोर मेथड क्या करेगा, फाइल को ओपन करेगा, उसमें से एक लाइन को रीड करेगा, ये एक्सट्रैक्ट का फंक्शन यूज करते हुए लाइन को रीड करेगा और असाइन वैल्यू ऑफ ईच रिकॉर्ड इन द करेक्टर एरे यूजिंग डेटा फ्रॉम ईच लाइन ऑफ द फाइल। आपके पास इस एरे के अंदर ये वाली जो एरे थी इसके अंदर वापस ये रिकॉर्ड डेटा टाइप को स्टोर करेगा फाइल में से रीड करके। एज अ रिमाइंडर द रिकॉर्ड स्ट्रक्चर इज रिपीटेड हेयर। ये रिकॉर्ड स्ट्रक्चर है आपके पास, इसके अंदर के फील्ड 1 जो है वो प्लेयर है, फील्ड नंबर 2 रोल है, फील्ड नंबर 3 नेम है और फील्ड नंबर 4 आपके पास स्किल लेवल है। उससे कहा है कि आप रिस्टोर मॉड्यूल लिखें और इसके अंदर एक्सट्रैक्ट मॉड्यूल को लाजमी यूज करना है, यू मस्ट यूज। बहुत सिंपल सा है, मैं इसका क्या कहते हैं जो करके दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर कि आपके पास यहाँ पे हेडर लिखा जाएगा प्रोसीजर रिस्टोर, रिटर्न कुछ नहीं कर रहा इसलिए प्रोसीजर है। रिस्टोर खुद से पैरामीटर में कुछ नहीं ले रहा, यह करेगा आपके पास कि ये फाइल को ओपन करेगा, ओपन फाइल, सेव फाइल डॉट टीएक्सटी। अच्छा फाइल को किस मोड में ओपन करेगा, ये रीड मोड में ओपन करेगा फॉर रीड। रीड मोड में इसने ओपन किया उसको, रीड मोड में ओपन करने के बाद ये यहाँ पर आपके पास लूप लगाया जाएगा 45 इंडेक्सेस का, फॉर इंडेक्स 1 टू 45, 45 का इसने इंडेक्स लगाया। सबसे पहले ये यहाँ पे क्या करेगा कि यहाँ पे ये इसकी एक लाइन को रीड करेगा, क्योंकि उसकी एक लाइन पर जो है आपके पास डेटा स्टोर्ड है ना, उसने कहा था कि एक रिकॉर्ड इसी एक लाइन पे मौजूद है। यहाँ पे आप करेंगे रीड फाइल सेव फाइल डॉट टीएक्सटी कॉमा दिस लाइन में आपने उसकी एक लाइन रीड कर ली। अब उसके बाद आप एक्सट्रैक्ट का मेथड यूज करके इसके चारों एट्रीब्यूट एक्सट्रैक्ट करेंगे जो कि लाइन में लिखे हुए हैं अभी, उसमें एक्सट्रैक्ट कर लेंगे आप इसको और फिर इसको एरे में साइन कर देंगे। एरे में साइन करने का क्या तरीका है, सिंपल देखो कैसे करेंगे, एक ही लाइन में हो जाया करेगा। यहाँ पे देखो कैरेक्टर इंडेक्स डॉट प्लेयर को आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर यूज करना है अच्छा प्लेयर नंबर जो है आपके पास है वो नंबर है, फाइल में किसमें लिखा होगा, स्ट्रिंग में लिखा होगा, तो आप यहाँ पे str to num भी यूज करेंगे, str to num एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट और यहाँ पे पैरामीटर में देंगे लाइन और उसको देंगे एट्रीब्यूट नंबर। एट्रीब्यूट नंबर कौन सा था, 1, हमने निकाला उसको नंबर में कन्वर्ट किया, असाइन कर दिया उस जगह पर। उसके बाद उसी एरे के अंदर करेक्टर इंडेक्स डॉट रोल पर हम क्या करेंगे, अच्छा रोल जो है स्ट्रिंग था तो उसी तरह से आ जाएगा एक्सट्रैक्ट लाइन कॉमा 2, यानी कि उसका दूसरा जो वो एस्पेक्ट था रोल का वो एक्सट्रैक्ट हुआ और यहाँ पे सेव हो गया। उसके बाद आ जाएगा करेक्टर इंडेक्स डॉट नेम, नहीं क्या था इधर गया, नेम और स्किल लेवल। अच्छा नेम पे आ जाएगा आपके पास तीसरा उसका एट्रीब्यूट एक्सट्रैक्ट लाइन कॉमा 3 और चौथा यहाँ पर आ जाएगा करेक्टर इंडेक्स डॉट स्किल लेवल। स्किल लेवल आ जाएगा आपके पास, इसी तरह से आप str to num भी करेंगे उसको गेन, क्योंकि वो आपके पास इंटीजर में स्टोर होना होता है। एक्सट्रैक्ट str to num एक्सट्रैक्ट लाइन कॉमा, आपके पास ये सारे सेव हो गए। उसके बाद आप यहाँ पर एंड करके फाइल को क्लोज कर देंगे।
इस तरह से आप इसके चारों एट्रीब्यूट्स रीड करके आप अपने पास रिकॉर्ड टाइप में स्टोर कर रहे हैं। एक्सट्रैक्ट का मेथड उन्होंने पैसे लिखा था, तो एक्सट्रैक्शन करने के लिए हमें कोई मसला नहीं था कि वो लाइन को कट करें वगैरह, बहुत सारे काम नहीं थे। हमने डायरेक्टली उससे डाटा उठाया, आपके पास रिकॉर्ड टाइप में सेव कर दी। ये भी आपके पास 7 to 8 मार्क टाइप क्वेश्चन है, जो कि रिकॉर्डेड टाइप पे इतना बेसिक था। जी, वो लाइन को, हाँ जी, वो ऑटोमेटिकली कट कर रहा है आपके लिए, कटिंग वाला काम नहीं करना पड़ रहा आपको। अच्छा, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर एक से दो कोड्स हैं जो कि हमने टेक्स्ट फाइल से डिस्कस करने हैं। सबसे पहले जो कोड है हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट फाइल का, ये बेसिक सा, ये हम इसके ऊपर बाद में आएंगे, पहले हम ये डिस्कस करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट लाइन्स, द प्रोसीजर लास्ट लाइन्स विल टेक द नेम ऑफ अ टेक्स्ट फाइल एज अ पैरामीटर। ये टेक्स्ट फाइल का नेम एज अ पैरामीटर लेगा आपके। आउटपुट लास्ट 3 lines from the file in the same order as they appear in the file. Use local variable line x, line y, line z to store the 3 lines of the text file. You may assume file contains at least 3 lines. Write pseudocode for the procedure last lines. लास्ट लाइन्स का एक प्रोसीजर है यहाँ पर, जो इसका मार्किंग स्कीम में प्रोसीजर गिवन है ना आपको, जो मेथड गिवन है यहाँ पर, वो आप जो है क्या कहते हैं, एक सेकंड देना जरा मुझे। तो हमारे पास यहाँ पर ये प्रोसीजर क्या करेगा कि ये आपके पास टेक्स्ट फाइल लेगा और उसकी लास्ट 3 लाइन्स का आउटपुट करेगा। हमारे पास ये टेक्स्ट फाइल है, हमें पता ही नहीं कि टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है, वी डोंट नो। हमें ये सिर्फ पता है कि उसके अंदर लाइन्स लिखी हुई हैं, एटलीस्ट 3 लाइन्स लिखी हुई हैं, और हमने उसकी लास्ट 3 लाइन्स का आउटपुट करना है। टोटल नंबर ऑफ लाइन्स हमारे पास अननोन है। इसको करने का हमारे पास तरीकाकार क्या होगा? इसको करने का तरीकाकार ये है आपके पास कि जी, जी, सबसे पहला जो है हमारे पास इस प्रोसीजर में 2 लूप्स का काम होगा, ठीक है? लूप नंबर 1 आपका चलेगा, ठीक है? लूप 1 क्या करेगा आपके पास? टोटल नंबर ऑफ लाइन्स काउंट करेगा। टोटल लाइन्स आर काउंटेड। जी, आप बेसिकली क्या करोगे, आप टोटल लाइन्स काउंट करोगे और उसके बाद आप जो है काउंट को सेव कर लोगे अपने पास। काउंट इज़ सेव्ड इन काउंट। देन उसके बाद आप फाइल को कर दोगे क्लोज़। फाइल क्लोज़्ड। फाइल क्लोज़ कर दी। उसके बाद आप फाइल दोबारा ओपन करोगे। फाइल दोबारा ओपन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब आप लाइन्स काउंट कर रहे थे तो लाइन पॉइंटर सबसे नीचे आ गया हुआ था। अब आपने वापस इसको लेकर ऊपर जाना है। तो आप फाइल को दोबारा से ओपन करोगे, उसके बाद आपका सेकंड लूप चलेगा। लूप 2 की रेंज क्या लगाई जाएगी? लूप 2 की पता है क्या रेंज होगी? फॉर काउंट, या चलो कह लो फॉर, आपके पास फॉर x 1 टू लाइन काउंट -3। लाइन काउंट -3 का ये लूप लगाएंगे अब आप, ठीक है? ये आपने लगाया, अब आपने क्या करना है? स्किप लाइन्स। आप बेसिकली इस पे लाइन्स को स्किप करेंगे। मैं इसकी सारी वर्किंग समझा देता हूँ क्या हो रही है। आप इस पे लाइन स्किप करेंगे, उसके बाद जब आपने ये लाइन स्किप कर ली और लूप एंड हो गया, तो उसके बाद आप लाइन x पर, फिर लाइन y और लाइन z पर आप रीड लाइन करेंगे एक-एक दफ़ा। जब एक-एक दफ़ा इस पे लाइन रीड करेंगे, नहीं, नहीं, स्किप क लाइन्स का मतलब ये कि आप लाइन को रीड करेंगे और उसके बाद आप उसको वेरिएबल को ब्लैंक कर देंगे वापस। मतलब ये कि आप यहाँ पर जो है कि कहते हैं, करेंगे रीड फाइल, जो भी फाइल का नाम है, दिस फाइल, लाइन रीड की, और उसके बाद जो है आप बस नेक्स्ट एक्स ये कर देंगे, ठीक है? आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने लाइन रीड किया और उसको इग्नोर कर दिया उसकी वैल्यू को। इसका मतलब है कि आप स्किप कर रहे हैं उसको, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं, एक्शन लिया ही नहीं। लेकिन सिर्फ क्योंकि रीड फाइल से आपके पास वो लाइन पॉइंटर मूव कर रहा है, इस वजह से हम नहीं। मैंने आपको बताया था लाइन पॉइंटर को आप अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल नहीं कर सकते। वो सिर्फ और सिर्फ उसी मेथड्स पे चलेगा जो मैंने उन नोट्स पे लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर आप किसी भी तरह से लाइन पॉइंटर को मूव करने की कोशिश करोगे, गलत होगा। लाइन पॉइंटर सिर्फ और सिर्फ रीड फाइल कमांड की तरह मूव करता है या राइट फाइल कमांड के ज़रिए। रीड फाइल या राइट फाइल चलता है तो वो लाइन को लिखता है या लाइन को रीड करता है, फिर उसके बाद पॉइंटर इंक्रीमेंट करता है बाय 1। वापस मैक्सिमम फर्स्ट लाइन की तरफ पहुंच जाता है जब आप यूज़ करते हो उसके ऊपर, जब आप उसके ऊपर यूज़ करोगे, क्या बोलते हैं, फाइल को क्लोज करके जब आप दोबारा ओपन करोगे तो वो फर्स्ट लाइन की तरफ वापस चला जाएगा।
उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है कि आप लाइन पॉइंटर को अपनी मर्जी से मूव, इस वजह से करना पड़ रहा है। देखो इसका तरीकाकार यहाँ पे समझो कि ये सारा मेथड काम किस तरह से करेगा। आपके पास ये टोटल फाइल है, ठीक है, हम इसको थोड़ा सा एक डिटेल डायग्राम के अंदर स्टडी करते हैं कि होगा क्या सारे कोड के अंदर। अच्छा, एंड पे फाइल क्लोज कर लेना फिर। आपके पास ये टेक्स्ट फाइल मौजूद है, ठीक है, एंड लेट्स जस्ट एज्यूम कि इसके अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होगा कि आप पहले लूप में जाएंगे और लाइन्स को काउंट करेंगे, ठीक है। वो कैसे काम कर रहा था, वो लाइन को रीड करता था, काउंट इंक्रीमेंट करता रहता था। लाइन रीड की, काउंट इंक्रीमेंट, लाइन रीड की, काउंट इंक्रीमेंट किया, इस तरह से करता करता लाइन पॉइंटर आपका यहाँ पे आ जाएगा। और लाइन काउंट वेरिएबल के अंदर आपके पास, लाइन काउंट वेरिएबल के अंदर आपके पास 8 वैल्यू स्टोर हो गई। उसके बाद आप फाइल को जब क्लोज करके वापस ओपन करेंगे तो क्या होगा कि ये लाइन पॉइंटर वापस से फर्स्ट लाइन की तरफ आ जाएगा। लाइन काउंटर वापस से फर्स्ट लाइन की तरफ आ गया। अब जब ये फर्स्ट लाइन की तरफ आया तो अब आप लाइन काउंट -3 लाइन्स तक चलाएंगे, यानी कि स्किप करेंगे बाकी सारी लाइन्स को। यानी कि 8 - 3 जब आप करेंगे तो आपके पास क्या रह गया, 5 लाइन्स रीड होंगी। एक लाइन रीड हुई, दूसरी लाइन रीड हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, पांचवी हुई, ठीक है। अब आपको पता है कि अब कौन सी रह गई हैं, अब लास्ट 3 लाइन्स रह गई हैं। तो ये वाली जो लाइन थी आप ये लाइन एक्स में सेव कर दोगे, ये लाइन वाई में सेव कर दोगे, और ये आप लाइन जी में सेव कर दोगे, और उसके बाद आप फाइल को, नहीं, एक्सट्रैक्ट प्रोसीजर आपके पास वो स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए था यार। ये गलत क्वेश्चन शुरू हो गया भाई। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट प्रोसीजर नहीं आपने यूज करना। यहाँ पे आपने रीड फाइल की कमांड से इस लाइन एक्स को, लाइन 5 को, लाइन जी को रीड यूज, ठीक हो गया। कोई भी जब आपके इंसर्ट के फंक्शंस के अलावा जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे सिर्फ उस क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिक होते हैं, वो वैसे आपको अवेलेबल नहीं है इन जनरल यूज। तो इस तरह से जो है आप लास्ट 3 लाइंस ऑफ द टेक्स्ट फाइल रीड कर सकते हो। इसका एक शॉर्टर कोड आपको बेसिकली मार्किंग स्कीम में गिवन है, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप वो यूज़ करें क्योंकि वो आपको समझ ही नहीं आएगा ये हो क्या रहा है। एक और क्वेश्चन जो इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग उसने दिया हुआ था बेसिकली, वो यहाँ पे ये दिया हुआ था। ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा, ये स्ट्रिंग पार्सिंग के क्वेश्चन हैं। ये आप लोग खुद से कितने ट्राई कर सकते हैं, ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। बेसिक सी बस फाइल ओपन करके आपने स्ट्रिंग्स कट करने हैं और कट करके वापस आपने यहाँ पे यूज़ करना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो ये है कि द प्रोसीजर क्रिएट फाइल्स टेक्स टू विल टेक 2 पैरामीटर्स। ये आपके पास जो क्रिएट फाइल है ये आपके पास 2 पैरामीटर्स ले रहे हैं, स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग अ फाइल नेम, इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ फाइल्स टू बी क्रिएटेड। ये क्रिएट फाइल्स आपके पास 2 पैरामीटर्स लेकर एक फाइल का नेम और नंबर ऑफ फाइल्स टू बी क्रिएटेड। द प्रोसीजर विल क्रिएट द नंबर ऑफ टेक्स्ट फाइल स्पेसिफाइड। ये जितनी नंबर ऑफ फाइल्स आपको गिवन है उतनी फाइल्स क्रिएट करेगा। क्रिएट कैसे करते हैं, राइट फाइल की कमांड से। ईच फाइल इज गिवन अ डिफरेंट नेम, हर फाइल का नेम डिफरेंट होगा। Each file name will be found by concatenating the file name with a suffix based on the file number. The suffix is always 3 characters. Suffix हमेशा 3 characters का होगा। आपके पास फाइल नेम का suffix उसके एंड पे लगाया जाएगा। For example, the call create file test data, 3 would result in the creation of test data 001, test data 002 and test data 003। आपके पास इस तरह इस नाम की 3 फाइल्स जनरेट हो जाएंगी इस तरह से। और हर फाइल के अंदर इस तरह से लाइन लिखी होगी, दिस इज फाइल, और फाइल का पूरा नाम यहाँ पर। The pseudocode for create files assume both parameters are valid and the integer value is between 1 and 999 inclusive। 199 से आगे नहीं होगी, 0 से 1 से छोटी नहीं होगी। कैसे किया जाएगा इसको, इसके अंदर बेसिकली सारा जो काम है ना सिर्फ ये नेम ऑफ फाइल क्रिएट करने का। तो नेम ऑफ फाइल आप क्रिएट करने का तरीकाकार यहाँ पर देख लो। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर हेडर आ जाएगा इसका प्रोसीजर क्रिएट फाइल्स। आपके पास यहाँ पर आ जाएगा इसका नेम, नेम क्या है हमारे पास इसका, स्ट्रिंग, ठीक है। और सॉरी नंबर ऑफ फाइल्स भी लेना था। और दूसरा आपके पास यहाँ पर आ जाएगा नंबर इज एन इंटीजर। अब क्या है, अच्छा अब हमने नेम फॉर्मेट करना है। नेम फॉर्मेट करने के लिए बेसिकली बात क्या है कि आपके पास यहाँ पर ये फाइल के ऊपर जो भी फाइल नेम है इसके एंड पे लगना है नंबर। अच्छा, पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि .001 हो, अगर सिंगल डिजिट नंबर है तो फिर इस तरह से बनाया जाएगा, लेकिन अगर आपके पास डबल डिजिट नंबर हो तो फिर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा फाइल नेम .017। और ये भी हो सकता है कि ये आपके पास एक ट्रिपल डिजिट नंबर हो .213।
इस तरह से भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट आ जाता है। हमारा जो बेसिक काम जो मुश्किल है ना, वो सिर्फ ये हिस्सा जनरेट करना है कि हमने यहाँ पर ये वाला हिस्सा कैसा बनाना है स्ट्रिंग के अंदर। यानी कि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके पास 2 ज़ीरोज़ आके लग रहे हैं उस नंबर के। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है कि 17 जो नंबर है उसके आगे 1 ज़ीरो लग रहा हो, या जो नंबर है उसके आगे कोई भी ज़ीरो ना लग रहा हो। आगे ज़ीरोज़ बनाना है ना, क्योंकि उसने कहा था कि ऑलवेज़ 3 कैरेक्टर्स के लिए हैं। यानी कि बाकी का जो हिस्सा होगा नंबर का, नंबर तो वहाँ पे मौजूद है, बाकी के हिस्से उसके आगे ज़ीरोज़ लगे हुए होंगे। ये किस तरह से किया जाएगा? ये इस तरह से किया जाएगा आपके पास कि यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे आप एक फॉर लूप फॉर काउंट 1 टू नंबर, यानी कि जितने नंबर ऑफ फाइल्स गिवन है उतने तक आप लूप लगा रहे हो यहाँ पर। करोगे क्या कि यहाँ पर आप बेसिकली अपने पास ये जो सेकंड पार्ट है, यानी कि आप इसका कोई भी पार्ट नाम रख लो, पार्ट नाम रख लेते हैं इसका। ये जो पार्ट है बेसिकली इसको सफिक्स बोलते हैं। आप इसका नाम चलो सफिक्स रख लेते हैं, सफिक्स। ये सफिक्स हम क्रिएट करेंगे। ये सफिक्स कैसे क्रिएट किया जाएगा? ये वाला हिस्सा, ये जो मैंने डॉट के बाद वाला हिस्सा है ना, ये इसका सफिक्स है। ये कैसे क्रिएट किया जाएगा? इसके अंदर मैंने मसला बताया था कि या तो इसके आगे आपके पास अगर नंबर 1 हो, एक ही फाइल क्रिएट करनी है, तो आगे आपको 2 ज़ीरोज़ कॉन्कैटिनेट करने हैं। 3 फाइल्स क्रिएट करनी होंगी तो तब भी 2 ज़ीरोज़ लगाने होंगे। लेकिन अगर 17 फाइल्स क्रिएट करनी है तो फिर 1 ज़ीरो लगाना होगा। 200 फाइल्स क्रिएट करनी है तो फिर आगे तो कोई ज़ीरो आपको कॉन्कैटिनेट नहीं करना। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ अनसर्टेन है हमारे पास, कि किस तरह से होगा। अच्छा, यहाँ पर जो है आपके पास जो है किस तरह से बनाया जाएगा इस सफिक्स को? देखो आपके पास ये जो सफिक्स है, अच्छा वैसे इसको एक आसान तरीके से बनाया जा सकता है। मुझे अभी-अभी ख्याल आया। कि हमारे पास ये काउंट 1 टू नम लगा हुआ है हमारे पास, तो टोटल नंबर ऑफ फाइल्स जो हैं हमारे पास यहाँ पर कितनी बनाई जानी है। तो इसलिए हम यहाँ पर अ, नहीं, ये नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर काउंट 1 टू ये क्या हमारे पास सफिक्स आ जाएगा, और सफिक्स हमारे पास क्या होगा? सफिक्स बेसिकली हमारे पास होगा यहाँ पर num टू str काउंट, यानी जो भी काउंट की वैल्यू चल रही है वो हमने सेट कर दी है यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर, सफिक्स के अंदर। और उसके बाद हम एक लूप लगाएंगे while लेंथ ऑफ सफिक्स इज लेस देन 3। जब तक सफिक्स की लेंथ जो है हमारे पास लेस देन 3 है, ये हमारा कोड करेक्ट है, बिकॉज एमएस में एक एग्जांपल कोड गिवन होता है। मैं एक मिनट ये कोड एक्सप्लेन कर दूं फिर उसके बाद होता है। व्हाइल लेंथ ऑफ सफिक्स इज लेस देन 3, जब तक उसके लेस देन 3 हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे सफिक्स और इसके आगे जीरो कॉन्केटिनेट करेंगे। जीरो इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट करेंगे सफिक्स के आगे, और ये रिपीटेडली करते रहेंगे जब तक कि उसकी लेंथ जो है हमारे पास 3 नहीं हो जाती सफिक्स की। एंड व्हाइल उसकी लेंथ अब हमारे पास 3 हो गई। उसके बाद अब हम फाइल नेम क्रिएट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, फाइल नेम क्रिएट करेंगे कैसे? इसको एक्सट्रैक्ट करना है वो जो नेम हमारे पास आया था, कॉन्केटिनेट करके इसके आगे लगेगा डॉट, और उसके आगे कॉन्केटिनेट करके लगेगा सफिक्स। और उसके बाद जो है हम फाइल को ओपन करेंगे, ओपन फाइल, फाइल नेम, ये फाइल नेम हमने क्रिएट किया था फॉर रीड। रीड मोड में खोलने के बाद हम इसके अंदर एक लाइन लिखेंगे, राइट फाइल, फाइल नेम, कॉमा, दिस इज फाइल, दिस इज फाइल, कॉमा, फाइल नेम, ताकि आपके पास ये फाइल नेम जो है फाइल के अंदर लिखा जाए। और उसके बाद आप कर देंगे इस फाइल को क्लोज, क्लोज फाइल, फाइल नेम। और उसके बाद जो है आप यहाँ पे ले आओ जो कि ये जो फॉर लूप लगा हुआ था, इसके आगे लग जाएगा आपके पास नेक्स्ट काउंट। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, और वो सवाल का जवाब बेसिकली ऐसे नहीं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये आपके पास एंड प्रोसीजर आ जाएगा। देखो बेसिकली आपने कैसे जज करना होता है, आपने ये जज करने के लिए कि आपका क्वेश्चन का आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा, उसके लिए आपने देखना है कि आपके एग्जाम्पल क्या है। देखो पेपर में तो आपके पास मार्किंग सीन भी नहीं ना होगी, ये बात भी है, अभी तो आप मार्किंग सीन पेपर लाइक कर रहे हैं, यहाँ पे तो नहीं होगी। आपने देखना है आपके एग्जाम्पल डेटा वैल्यूज क्या गिवन है। एग्जाम्पल डेटा वैल्यूज उसने ऐसी दी हुई है आपको। ठीक है, टेस्ट डेटा 003, टेस्ट डेटा 002, टेस्ट डेटा 001, इस तरह के फाइल्स के नेम्स क्रिएट करने हैं आपने। लेकिन उसने यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि ये 999 तक जा रहा है, और आपका सफिक्स 3 कैरेक्टर्स का होगा हमेशा।
तो क्या करना था हमने कि हमने बेसिकली किस तरह सेटअप बनाना था कि अगर यहाँ पे पैरामीटर में गिवन होती 193 वैल्यू, ठीक है, ये नम वैल्यू जो थी 193 होती, तो इसका मतलब ये कि हमने 193 फाइल्स क्रिएट करनी थी। यानी कि हमारे पास ऐसी फाइल भी होती जिसके सफिक्स में हमारे पास 001 होता, ऐसी फाइल भी होती जिसके अंदर हमारे पास 013 होता, और ऐसी फाइल भी होती जिसके अंदर के हमारे पास ये होता और ये होता। सारी पॉसिबिलिटीज हैं। इस सफिक्स में क्या चीज होती कि या तो आगे 2 जीरोस लगे होते, या एक जीरो लगा होता, या कोई भी जीरो ना लगा होता। हमने बेसिकली सफिक्स के आगे कॉन्केटिनेट करने थे जीरोस। सफिक्स तो हमें पता है कि काउंट से आ जाएगा, ये जो नम लूप है ये लगा के निकाल लेंगे, लेकिन आगे जीरोस लगाने जरूरी है। आगे जीरोस लगाने के लिए हमने क्या किया कि हमने देखा कि क्योंकि लेंथ उसने बताया था ऑलवेज 3 होनी है, क्योंकि लेंथ ऑलवेज 3 होनी है हमारे पास, तो हमने क्या किया, उसके आगे हमने कॉन्केटिनेट कर दिए जीरोस, उसके आगे की तरफ जीरो एंड सफिक्स किया। सफिक्स एंड जीरो नहीं किया, वरना वो उसके पीछे लग जाएंगे। तो हमने इसको पहले काउंट को कन्वर्ट किया स्ट्रिंग में और फिर उसके आगे लगा दी। उसके बाद उस नाम की हमने फाइल खोली और उसके बाद हमने उसको लिखा, फाइल को क्लोज किया। काउंट अगली वैल्यू पे गया, अगली वैल्यू के लिए फिर सेम सारा कुछ हुआ, फिर अगली वैल्यू के लिए सेम सारा कुछ हुआ। रिपीटेडली जितनी वैल्यूज हैं लाइक 193 तक, 1 से लेकर 193 तक, हर नंबर के लिए ये सारा प्रोसीजर। ये फाइल का नाम क्रिएट हुआ, सफिक्स क्रिएट हुआ, फाइल के नाम के साथ कॉन्केटिनेट हुआ, उस नाम की फाइल ओपन हुई, फाइल में लाइन लिखी गई, फाइल क्लोज कर दी गई। 1 हो और 2 जीरोस लगाने होंगे जी। 1 से लेकर 9 तक 2 जीरोस लगेंगे, फिर आपके पास 10 ऑनवर्ड्स, 10 से लेकर 99 तक आपके पास एक जीरो लगेगा, और 100 से आगे फिर कोई भी जीरो नहीं लग रहा होगा। ये सिचुएशन है ना, 999 से बड़ी वैल्यू आ नहीं सकती। एक और सिचुएशन इसके लिए ये भी हो सकती है कि अगर हम कोशिश करें तो हम इसके केस स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं मेरे ख्याल से। लेट्स जस्ट ट्राई कि अगर हमें गिवन है यहाँ पर कि हम सफिक्स को सबसे पहले कन्वर्ट कर लें इनटू num2 str काउंट, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं तो उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं केस ऑफ काउंट, केस ऑफ काउंट यहाँ पे लगा देते हैं कि अगर हमारा काउंट, इफ काउंट इज लेस देन 10, अगर काउंट लेस देन 10 है। जीरो सर ये तो एक है, जीरो लगा रहा है। ओ मेरे भाई, ये लूप लगा हुआ है, ये देखो, while length of suffix is not equal to 3, ये लूप लगा हुआ है बीच में, ये रिपीटेडली जीरोस लगाता रहेगा आगे जब तक कि आपके पास उसकी लेंथ लेस वो 3 की इक्वल नहीं हो जाती। ये लूप बेसिकली इस बात के लिए रिपीटेडली लगाएगा, वाइल लूप लगा हुआ है ना, एक जीरो लगाया, उसके बाद फिर से जो है वो दोबारा जीरो लगाएगा अगर उसकी लेंथ नहीं हुई। अच्छा, मैं इसका केस स्टेटमेंट के ऊपर कोशिश करूँ कि अगर हमारे पास ये इफ अगर उसकी लेस देन 10 है वैल्यू, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो हमें मतलब सफिक्स से आगे 2 जीरोस लगाने होंगे, 2 जीरो एंड सफिक्स कर दें। इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन 99, तो फिर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पास एक जीरो लगेगा एंड सफिक्स आ जाएगा, और अगर इफ द वैल्यू इज लेस देन 999, तो फिर बस सफिक्स ही रहेगा, बस, बल्कि अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। फिर आपके पास अदरवाइज आ जाएगा, अदरवाइज में आपके पास कुछ नहीं होगा, एंड ऑफ केस। ये चीज़ भी की जा सकती है। देखो इसमें क्या होगा, आपके पास नंबर आया, नंबर था फॉर एग्जांपल चल रहा हुआ 3, अभी 3 काउंट होके आपके पास सफिक्स में 3 आ गया। अच्छा 3 जो है वो लेस देन 10 है, तो क्या होगा, उसके आगे 2 जीरोस कॉन्केटिनेट हो जाएंगे, ये बन जाएगा आपके पास। करते करते आइट्रेशन में आपके पास 13 आ गया, 13 सफिक्स में आया, तो 13 इज ग्रेटर देन 10, अगली स्टेटमेंट आ जाएगी, लेस देन 99 तो है ना, लेस देन 99 तो है, तो इसके आगे लग जाएगा आपके पास एक जीरो। उसके बाद आपके पास 113 आ गया, 113 आपके पास जब आएगा तो वो उस केस में वो अदरवाइज पे आ जाएगा और एज इट इज 113 ही रहेगा। तो उस वाले की जगह आप केस भी लिख सकते हो बेसिकली, इसकी जगह जो है आप यहाँ पर ये केस भी लगा सकते हो जिसके अंदर की ये सारी पॉसिबिलिटीज कवर हो रही हैं। अगेन ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे डिपेंड करता है। देखो मुझे ये केस वाली चीज़ जो समझी है मैंने, while count is, हाँ, लेस देन 10, तो काउंट जो है आपका लेस देन 10 है, तो ये, और अगर लेस देन 99 है तो फिर एक जीरो।
अच्छा, इस सीक्वेंस में कंसिस्ट होती है, तो अगर कोई वैल्यू ग्रेटर देन होगी तो वो ऑटोमेटिकली इस वाले स्टेटमेंट पे आ जाएगी। इस वजह से इसकी दूसरी रेंज नहीं लगी होती, क्योंकि ये सीक्वेंस में चलती है। पहले ये रेंज चेक होगी, ये नहीं मैच करती तो फिर ये रेंज चेक होगी, इस वजह से। लेकिन आप देख सकते हो कि जहाँ से मैंने ये केस अभी बैठे-बैठे आपके सामने आइडेंटिफाई किया है, इससे पहले मैंने भी नहीं किया, बताइए, केस के ऊपर कभी भी। मैं हमेशा इसी तरह करवाता रहा हूँ। लेकिन मैंने आपके सामने किया, मुझे हार्डली 3 या 4 मिनट लगे, 5 मिनट लगे ताकि मैं ये केस वाली चीज़ आइडेंटिफाई कर सकूँ। इसी तरह से आपको भी इतनी जल्दी लगनी चाहिए, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल क्वेश्चन को देखा है। मैंने क्वेश्चन की एग्जाम्पल को देखा है। एग्जाम्पल में उसने ये वैल्यूज़ गिवन थी और उसने 3 इन्फॉर्मेशन वाली बातें बताई थी कि आपके पास लेस देन 3 कैरेक्टर्स होना चाहिए और आपके पास ये रेंज है। इस रेंज को और इन 3 कैरेक्टर्स को पूरा करने के लिए कि मेरे पास ये सफिक्स बिल्ड हो, मैंने ये बात आइडेंटिफाई की कि बाकी सारे कोड में कोई मसला नहीं है। मसला सिर्फ ये सफिक्स बिल्ड करने का है। तो मैंने ये बात ढूँढी, इस सफिक्स को मैं किस तरह से बिल्ड कर सकता हूँ, ये बात मैंने सोची। मैंने वो चीज़ के लिए मैंने ये केस निकाल लिया। ये लूप भी निकाला, ये लूप तो खैर इसका स्टैंडर्ड आंसर है ना। लेकिन मैंने यहाँ पे सोचा कि मैं अगर ये सफिक्स के अंदर जो है मैं केस के अंदर बना लेता हूँ ये सफिक्स, तो ये बात भी पॉसिबल है करना। ये केस वाली चीज़, देखो केस में बेसिकली क्या हो रहा है कि आपके पास यहाँ पर केस में आई वैल्यूज़, फॉर एग्जांपल एक सिंगल डिजिट वैल्यू आ जाती है हमारे पास। सिंगल डिजिट वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 3। ठीक है, तो ये सफिक्स में आगे क्या बन जाएगी, ये 3 बन गई। अब यहाँ पे रेंज चेक होगी, काउंट जो है अगर लेस देन 10 है तो इसका मतलब है कि डबल जीरोज आगे लगने थे, तो उसने यहाँ पर डबल जीरोज आगे कॉन्केटिनेट कर दिए। चलते चलते आगे आपके पास 13 वैल्यू आएगी विच इज़ अ डबल डिजिट वैल्यू, विच इज़ नाउ ग्रेटर देन जो लेस देन 10 तो नहीं है। ये वैल्यू जो है अब जो है क्या कहते हैं, ये लेस देन 10 नहीं है हमारे पास, लेकिन लेस देन 99 तो है, तो फिर ये वाले स्टेटमेंट पे आ जाएगा। उसके अंदर क्या हो रहा है, एक सिंगल जीरो इसके आगे कॉन्केटिनेट हो रहा है। फिर आगे लूप चलते चलते काउंट 113 तक कभी पहुंच जाएगा। 113 इज अ ट्रिपल डिजिट वैल्यू। ट्रिपल डिजिट के अंदर हमें पता है कि कोई भी जीरो आगे नहीं लगाने, तो ये वाली भी नहीं मैच करेगी बिकॉज अब वो लेस देन 99 तो नहीं है, ग्रेटर देन 99 हो गया। वो अदरवाइज वाली स्टेटमेंट पे आ जाएगा और ये स्ट्रिंग एज इट इज रहेगा यहाँ। इस तरह से मैंने ये चीज़ ढूंढी है, तो मैं भी बता रहा हूँ। ओह, वो मैंने पहले दूसरी तरह लिखा हुआ था, उसने पहले एक साइन पलटा है और उसके बाद अब दूसरा भी पलट रहा है। मैंने पहले और तरह लिखा हुआ। खैर, अब तो कोई लॉजिक की एरर नहीं ना बीच में। 100 खैर, ये इज लेस देन 100, ठीक है। मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू वहाँ पे वो साइन था वो। अच्छा खैर, द पॉइंट इज कि आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ आ गई ना कि मैंने किस तरह से उसकी रेंज ढूंढी है। तो इस तरह से कोई भी चीज़ जो आपको लॉजिकली सही आंसर बनाकर दे रही हो, कोई इसमें सिंटेक्स की एरर ना हो, कोई लॉजिक की एरर ना हो, कोई रन टाइम पे एरर जनरेट ना हो रही हो किसी तरह की, कि वेरिएबल्स ओवरलैप करेंगे, इस तरह की चीज़ ना हो रही हो, तो वो आपका आंसर करेक्ट कर। आंसर की चेकिंग बेसिकली आपके वो एग्जाम्पल कोड के ऊपर नहीं हो रही होती। एग्जाम्पल कोड जैसा कोड लिखने पे एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होती है सिर्फ, क्योंकि कोड को पढ़ के कर लेते चेक। वरना ये बात सिर्फ और सिर्फ आपके लॉजिक बिल्डिंग पे, जो कि आप इस वर्कशीट को प्रैक्टिस करोगे तो आप बना सकते हो। कि वहाँ पर जैसे मैं क्वेश्चन के आंसर स्कीम आपको दिखा देता हूँ इसकी भी। टेक्स्ट फाइल से क्वेश्चन की तरह, ये तो एरेज के चल रहे हैं। ये टेक्स्ट फाइल रूट नेम वाला सवाल, ये देखो इसके अंदर हमारे पास ये थी। उससे बेसिकली आपको इस पर चेक करना है, प्रोसीजर हेडर इंक्लूडिंग पैरामीटर्स एंड एंडिंग, वो देखेगा ये ठीक है। लूप फॉर फाइल नंबर ऑफ फाइल्स आइटरेशन, कितनी आइटरेशन जो हैं उसने लगाया, ठीक है। अटेम्प्ट टू क्रिएट फाइल नेम सफिक्स यूजिंग num to str इन अ लूप। अच्छा, यहाँ पर उसने आपको, हाँ, उसने बेसिकली कहा है कि आपने बेसिकली ये जो बड़े वाला लूप है, इन लूप, ये इस वाले की बात नहीं कर रहा, वो इस वाले की बात कर रहा है कि इस लूप के अंदर अंदर, ये जो बड़े वाला लूप चल रहा था, इसके अंदर अंदर आपने यहाँ पर एक अटेम्प्ट दिखानी है। आपने यहाँ पर फाइल नेम सफिक्स बनाने की कोशिश की यूजिंग num to str। आपने num to str यूज करते हुए आपने फाइल नेम बनाया, हमने भी वहां पे बनाया। कंप्लीट करेक्ट फाइल नेम, कंप्लीट करेक्ट फाइल नेम पर आपको दूसरा मार्क भी अवार्ड कर दिया। उसके बाद उसने कहा ओपन फाइल इन राइट मोड एंड सब्सिक्वेंटली क्लोज द फाइल, राइट इनिशियल फाइल लाइन इन द। आपने सारा काम जो था ये इस लूप के अंदर करना था, बस ये काम था सर। इस तरह से वो मार्किंग करता है, वो इन पॉइंट्स देखेगा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल सोल्यूशन है। आपको कई सारे कोड्स मिलेंगे जो कि खासतौर पर रिसेंट पेपर्स में से हैं, जिसके अंदर के उसने 3 से 4 डिफरेंट एग्जाम्पल सोल्यूशन दिए होते हैं के ऊपर, कि वो कुछ भी कर सकता है, आपको श्योर नहीं है तो इसलिए। लेकिन आपने अपने आंसर को मिशन पॉइंट्स पे देखना होता है, और एग्जाम में जो आपको एग्जाम्पल्स गिवन है उसके ऊपर बैठ के सोचना होता है और उसके ऊपर वर्किंग करनी होती है।
देखो मैंने कितने आराम से निकाला कि मैंने पूरे क्वेश्चन में से एब्स्ट्रैक्ट की ये बात कि मुझे सिर्फ इस सफिक्स के ऊपर काम करने की जरूरत है, बाकी तो कोई मुश्किल नहीं था। सफिक्स के ऊपर काम करना था जो, वो मैंने इसमें से ढूंढा, वर्किंग की और पहले सफिक्स क्रिएट करने का मसला हल किया और उसके बाद बाकी सारा कोड बिल्कुल सिंपल था, कोई नहीं था, ठीक हो गया। बाकी भी क्वेश्चन इसके बिल्कुल स्ट्रिंग हैंडलिंग के होते हैं, आपके पास टेक्स्ट फाइल में कोई खास ऐसा मुश्किल नहीं आती इसके अंदर, जिसमें गिवन क्वेश्चन है आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई सवाल हो तो मुझे आप ज़रूर पूछ लें। तो आज हमने कवर किया टेक्स्ट रिकॉर्ड डेटा टाइप और हमने कवर किया टेक्स्ट फाइल्स के जो कोड जो वो मेरे नोट्स वहाँ फ़ोल्डर में मौजूद है, मैं उनको अपडेट कर दूँगा। वहाँ पे थोड़े पुराने वाले थे, मैंने यहाँ पर अब जो आज करवाए मैं वो डाल दूँगा, ग्रुप में मैंने शेयर कर दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना आप लोगों की ज़्यादातर जा भी सकते हैं। जी, आप ट्राई रन करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मना नहीं है।